प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए क्योंकि आज की क्लास होने वाली है आप सभी के लिए शानदार, जबरदस्त। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय जो हमारे क्वेश्चंस थे उनको कराने की जो आपको संडे को जाता है तो संडे वाली कॉपी में निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए आज के क्वेश्चंस को करने के लिए। गुड मॉर्निंग सपना, गुड मॉर्निंग प्रिंस, गुड मॉर्निंग मुस्कान, गुड मॉर्निंग खुशी, निशुद्ध, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हो सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विनेश, गुड मॉर्निंग रुपेश, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गोल्डन। गोल्डन कैसा नाम है जी? अच्छा रख लेते हैं, गोल्डन नाम मैंने सुना है, हाँ रखते हैं, गोल्डन नाम भी रखते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सनी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राधे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी साथियों को। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट तरीके से, सब बच्चों को बुला लीजिए आज की क्लास में। भैया 10 बजे इसलिए लगा करेले का जूस, अभी कह रहा है कि सर करेले का जूस हाँ सुबह ऐसा हुआ कि हमने जो है अंकित सर के साथ थोड़ा सा करेले का जूस पिया। उसका अभी तक मुंह में टेस्ट है क्योंकि पानी नहीं पी पाए, तुरंत नई क्लास की तैयारी में जुट गए राजकुमार ले लिए तुम्हारा नाम, कह रहा है सर मेरा नाम लीजिए और कोई दिक्कत? चलो हो गया, स्टार्ट करी जाए, क्लास स्टार्ट करी जाए। अगर आपने भी नहीं देखा है अंकित सर को करेले का जूस पीते हुए तो जाके देखिएगा यूट्यूब पे, करेले का जूस अंकित सर कैसे पी रहे हैं, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान, और आज के जो टॉपिक है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। पाठ का नाम तो ऐसे ही मैंने डाल दिया, लेकिन आज हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की क्लास होने वाली है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की क्लास होने वाली है। संडे स्पेशल क्लास लगेगी प्यारे बच्चों। इसे आप संडे स्पेशल वाली जो कॉपी आपने बनाई है उसमें लिखिएगा सारे क्वेश्चन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके होने वाले हैं। हर संडे आपकी ऐसी ही स्पेशल क्लास लगेगी। मैं छुट्टी नहीं लेता, मैं कभी छुट्टी नहीं लेता। मैं आपको साल भर पढ़ाने का वादा किया हूँ, साल भर पढ़ाऊँगा। एक भी दिन आप ये नहीं देखेंगे कि कोई भी सौरभ सर कभी छुट्टी लिए हो। मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा, हमेशा आपके लिए जी जान से लगे रहूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए एक टॉपर। मुझे चाहिए फिजिक्स में बिहार में अगर कोई टॉपर निकल रहा हो तो वो विद्याकुल से निकल रहा हो और मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा हो, तो उसके लिए जितनी मेहनत हो सकेगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। आप भी मेहनत पे पीछे कभी मत हटिएगा, लगातार लग के मेहनत करिए, टॉपर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखिए, डिसाइड कर लेते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता। किसी भी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी बिंदु पर एक क्वेश्चन हम लोग ये उठाएंगे, किसी भी बिंदु पर अगर बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, पर क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन हमारे पास ये है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे कि अगर आपको ऊर्जा रास निकालना हो, दो संधारित्र हैं, दो चालक हैं, अगर मैं उनको किसी तार से जोड़ दूं तो ऊर्जा रास कितना होता है। ऊर्जा रास, एनर्जी लॉस जो है हम लोग पढ़ाने वाले हैं, ऊर्जा रास हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग कलर कोडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बच्चे ने कहा सर कलर कोडिंग ना बहुत बार पूछा है कार्बन में, हालांकि ये कलर कोडिंग आपके सिलेबस से हट गया है, एनसीईआरटी ने इसे सिलेबस से हटा दिया है कलर कोडिंग, लेकिन कई बार इससे क्वेश्चन पूछ रखा है। बिहार में पीछे आपके प्रीवियस ईयर में कई क्वेश्चन इससे पूछ रखा है। तो एक बच्चे ने कहा सर प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन इसके पूछ रखे हैं तो बता दीजिए सर। तो मैंने कहा कि जान लो, तो जानकारी के लिए आप इसे पढ़ लो, हो सकता है कि परीक्षा में ना आए क्योंकि एनसीईआरटी ने सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है। तो जानकारी के लिए बस इसे पढ़ लीजिए, रिवीजन करके जाइएगा एग्जाम में, जब भी बैठिएगा एग्जाम में रिवीजन करके बैठिएगा, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछता है, ठीक है। तो रंग वर्णक कलर कोडिंग के बारे में हम लोग जानेंगे, कार्बन की कलर कोडिंग, ठीक है। तो याद रखिए, इसको आज हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें, 3 क्वेश्चन अगर आज हम लोग लगा लें तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है तो काफ़ी मज़ा आएगा आज की क्लास में। कॉपी पेन निकाल लो बेटा, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सारा कुछ आपके सामने ही चलेगा, सब कुछ आपके सामने ही चलेगा। क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा जाएगा, आंसर भी आपके सामने ही लिखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन भी आपके सामने, आंसर भी आपके सामने ही होगा। तो कॉपी पेन निकालिए फटाफट। सपना कॉपी निकाल रहे हो कि नहीं? सर तबीयत खराब था। क्यों खराब था? दवा खाओ, आराम से रेस्ट करो, अभी जब ठीक हो जाना तो फिर पढ़ना, ठीक है। जिन भी बच्चों ने, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर तबीयत खराब था, कुछ भी याद रखो बेटा, जीवन का एक सार है, वो सार है कि अगर मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ी सी तबीयत खराब है तो मैं पढ़ूँ, लेकिन अगर थोड़ी ज़्यादा खराब है तो मैं पढ़ाई को थोड़ा साइड कर दूँ, पढ़ाई फिर हो जाएगी, पहले तबीयत ठीक कर लो फिर पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ये नहीं कि आराम करते तो आराम ही करने लग गए।
आराम शरीर को देना है, दिमाग को नहीं देना है, ठीक है। दिमाग चलता रहना चाहिए, ठीक है। तो हल्का फुल्का पढ़ते रहो, बीमार में भी कोई दिक्कत नहीं है। नोट मत करो, पढ़ लो, बाद में नोट कर लेना, ठीक है। तो समझ लो, बाद में नोट कर लेना जिनकी तबीयत खराब है, जो बच्चों की। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, क्वेश्चन नोट कर ले रहे हैं पहले, क्वेश्चन नोट करिए कॉपी में। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। व्यंजक ज्ञात कीजिए। चलिए भैया, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग डायग्राम पे फोकस करिएगा। सबसे पहले आप लोग किस पे फोकस करोगे बाबू? डायग्राम पे। डायग्राम अगर आप इसका समझ गए ना, तो फिर बाकी सारी चीज़ें इसकी बेस्ट है, बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। एक बार इसका डायग्राम अच्छे से समझ लीजिए। जो बच्चे डायग्राम इसका समझ लेंगे वो सब कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नोट हुआ कि नहीं? क्वेश्चन कॉपी में नोट हुआ? नहीं हुआ? कर लो नोट, कर लो नोट। हमारे ऑपरेटर साहब एकदम पागल हैं। चलिए, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। डाउट है सर? क्या डाउट है बताइए, क्या डाउट है बता दो। हैप्पी मदर्स डे। आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन भी बच्चों, देखो बेटा, माँ के लिए एक दिन नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि माँ जो है वो हमारी माँ, हम उसने हमें जन्म दिया है। लड़कों को विशेषकर माँ के लिए बहुत ज़्यादा वो होता है। मम्मी ज़्यादातर अक्सर लड़कों को ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन मम्मी के लिए तो भाई दो संतानें हैं, दोनों ही बराबर होती हैं ज़्यादातर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो माता होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्नेह देती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। उन्होंने मम्मी जन्म जब देती है ना, तो बहुत, क्या बताएं, वो दर्द जो है, मैं अक्सर सुनता हूँ। बायो वाले कुलदीप सर से मैं कल सुन रहा था, तो उन्होंने बताया था कि जो बच्चा जन्म लेता है तो माँ को दुनिया का सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर का जो दर्द है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दूसरे नंबर का दर्द है ना, वो माँ को जन्म लेने पर, माँ जब जन्म देती है नए बच्चे को तो जो होता है, सबसे ज़्यादा दर्द दुनिया में वही है। पहले नंबर पर क्या है? पहले नंबर पर यह है कि आप अपने से अपने आप को आत्महत्या कर लो, तो वो सबसे बड़ा दर्द है। अगर आप अपने से अपने आप को मारते हो तो वो सबसे बड़ा दर्द है। लेकिन दूसरे नंबर पर दर्द कौन सा है? एक माता जब अपने बच्चे को जन्म देती है, तो दूसरे नंबर का दुनिया में सबसे बड़ा भारी दर्द है। तो अपने पुत्र को इतनी मेहनत से वो अपनी इस दुनिया में लाती है और इतना प्यार करती है, तो उसके लिए एक दिन क्या होना चाहिए? उसके लिए तो सारा दिन है, सारा साल है, सारी उम्र है ना। तो याद रखिएगा, माता पिता की तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इज्जत किया करिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो भी आप हैं, आप उन्हीं की वजह से हैं और उन्हीं की वजह से ही हमेशा रहेंगे, जो भी बनेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक द्विध्रुव बना लीजिए। सबसे पहले आप एक द्विध्रुव की रचना करिए, एक द्विध्रुव की रचना करिए इस तरीके से। यहाँ पे इसको ले लीजिए माइनस क्यू आवेश, इसको ले लीजिए प्लस क्यू आवेश। इस तरीके से आप एक माइनस क्यू आवेश, एक प्लस क्यू आवेश ले लीजिए। आप माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश के मध्य बिंदु जो होता है वो आप इसको ओ नाम दे दीजिए, ओ नाम दे दीजिए। आधी दूरी इसकी एल बोल दीजिए और आधी दूरी इसकी एल बोल दीजिए। इस तरीके से आपने आधी आधी दूरी एल और एल बोल दी, ठीक है सर। अब आप इस वैद्युत द्विध्रुव के इस बिंदु पर, कहीं पर यहाँ पर कोई एक बिंदु है, कहीं यहाँ पे कोई एक बिंदु है, उस बिंदु पर आप तीव्रता निकालना चाहते हैं। इस बिंदु पी पर, वैद्युत द्विध्रुव के इस बिंदु पी पर आप तीव्रता निकालना चाहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, ई की वैल्यू निकालना चाहते हैं। विभव विभाष, क्या डाउट है बताओ ना। एक लेसन विभाष क्या डाउट है? चैप्टर कौन सा चैप्टर का है बेटा? ये चैप्टर नंबर 1 का है। आज जो है कोई चैप्टर नहीं होता, संडे की क्लास किसी चैप्टर की नहीं होती। मैं बार बार कहता हूँ ना, संडे की क्लास हमारी किसी चैप्टर विशेष की नहीं होती। संडे की क्लास हमारी लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की होगी, जिसमें आप सिर्फ प्रश्न करोगे, ठीक है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो क्या एग्जाम में लिख के आएगा यहाँ पे अध्याय 1 का प्रश्न है? आप मुझे बस इस चीज का जवाब दो विभाष, क्या जब एग्जाम में आएगा तो क्या लिख करके आएगा प्रश्न के पास कि अध्याय 1 का प्रश्न है, वो अध्याय 2 का प्रश्न है? आएगा क्या लिख के कभी भी एग्जाम में? कोई भी बच्चा, एक बच्चा बता दे, बस खड़ा हो जाए एक बच्चा और मुझे बताए, जो बच्चा पूछ रहा है ना सर कौन से प्रश्न, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है सर बताइए,
तो बस मुझे ये बताओ कि अगर ये एग्जाम में आएगा तो क्या आपसे बगल में लिख के आएगा परीक्षा में कि एक अध्याय 1 का है कि 2 का है? नहीं आएगा ना। तो बस ये समझ लीजिए कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सौरभ सर करा रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करा रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके लिए अलग कॉपी बना लीजिए। मैंने कहा था ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अब संडे को होगा, तो संडे के लिए अब अलग कॉपी बना लीजिए और उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखते जाइए। बिल्कुल ये अध्याय 1 का है, चैप्टर 1 का है, चैप्टर 1 का है। ठीक है, चलिए सर। तो यहाँ पे मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर मुझे तीव्रता निकालनी है, किसी भी बिंदु पर है ये बिंदु, कोई भी एक बिंदु मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो भाई बताओ इस बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी, मैंने इसको मिला लिया ऐसे केंद्र से। जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है ना, वैद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं कि नहीं? वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है? कौन कौन बच्चा वैद्युत द्विध्रुव भी नहीं जानता? तो भैया वैद्युत द्विध्रुव ऐसे बनता है, माइनस आवेश इधर होता है, प्लस क्यू आवेश इधर होता है, समान परिमाण विपरीत प्रकृति के 2 आवेश, बीच में होता है मध्य बिंदु, इसको हम ओ नाम दे देते हैं, आधी दूरी इसकी एल लेते हैं, आधी दूरी एल लेते हैं। बेटा ये बन गया वैद्युत द्विध्रुव। अब कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पर कहीं कोई एक बिंदु ले लो, इस बिंदु P पर बताओ तीव्रता कितनी होगी। तो हमने क्या किया, हमने इस बिंदु को जोड़ दिया और कुछ नहीं किया अभी तक, और कुछ नहीं किया। डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है डायग्राम समझ में? सबको आ रहा है? देखो अब मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ना वो थीटा है। कितना एंगल है? थीटा एंगल है। यहाँ पे थीटा एंगल बना दो। इतना भी समझ में आ गया होगा भाई, थीटा एंगल बना दिया सौरभ सर ने, और तो कुछ किया ही नहीं है ना। चलो सर अब देखो, अब देखो आपको क्या ये पता है, P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, स्मॉल p होता है। जरा मुझे ये बताइए इसकी दिशा किधर होती है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? दिशा किस ओर होती है? बताओ जरा से, दिशा किस ओर होती है? कौन बच्चा इसकी दिशा बताएगा मुझे? इसकी दिशा बताओगे? माइनस से प्लस होती है बेटा, गलत बता रहे हो, माइनस से प्लस। काफी बच्चे देखो बिल्कुल सही बता रहे हैं, काफी बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं, माइनस से प्लस। बेटवा डाउट है सर, डाउट है सर बोलने से। विभास कह रहा है सर डाउट है सर, डाउट का डाउट है? डाउटवा बताओगे तब ना हल होगा जी। अगर हम जाएं दुकान के सामने और दुकान वाले को बोले अंकल सामान निकाल दीजिए, दुकान वाला पूछ रहा है तो बेटा क्या सामान चाहिए बताओ तो तुम, कह रहे नहीं अंकल सामान निकाल दीजिए। दुकान वाला कहे सर भैया बताओगे क्या सामान चाहिए? वो कहे नहीं सर सामान निकाल दीजिए बस। ऐसा थोड़ी होता है। कह रहा है डाउट है सर, डाउट बताओगे ना तब ना हल होगा। चलो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिशा पता है ना इसका क्या होता है? माइनस आवेश से प्लस आवेश। बिल्कुल सही, मैंने पढ़ा रखा है पीछे, आपको याद होगा। मैंने बताया है आपको कि माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ दिशा, मतलब यहां से दिशा इधर की तरफ होगा, हमेशा याद रखिए। तो पी का जो डायरेक्शन होगा प्यारे बच्चों, इधर से इधर की तरफ होगा, याद रखिए हमेशा। माइनस आवेश से लेके प्लस आवेश की तरफ दिशा होगा। तो चलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं पी आवेश से लेकर के किधर से किधर होगा, किधर दो को डायग्राम में दो बार बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से लेके दिशा इधर से इधर होगा, इधर से लेके दिशा इधर से इधर होगा। तो पी की डायरेक्शन आपको पता चल गई? पी की डायरेक्शन पता चल गई? बताइए क्या सब बच्चों को पी की डायरेक्शन पता चल गई? यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है, वो हमें पता चल गया। चलो सर अच्छा, अगर मैं इस वैद्युत द्विध्रुव को, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण सब बच्चों को बताना है, ठीक है? सब बच्चों को बताना है। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण माइनस आवेश है, बीच में O है, माइनस क्यू आवेश इधर है, प्लस क्यू आवेश इधर है। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में मतलब यहाँ पर कहीं पर कोई बिंदु बिंदु P है, यहाँ पर तीव्रता निकालता हूँ। तो आपको तीव्रता निकालना सिखाया है, फॉर्मूला बताइए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालने का फॉर्मूला नहीं याद तो मैं बता दे रहा हूँ, 1/4πε0 2p अपॉन में r क्यूब होता है। ये होता है प्यारे बच्चों फॉर्मूला, 2p अपॉन में r क्यूब होता है, ये होता है। अगर आपको निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालने के लिए पूछे, जैसे वैद्युत द्विध्रुव बन गया, माइनस क्यू आवेश ये है, प्लस क्यू आवेश ये है, इसका मध्य बिंदु O दिया है और इससे निरक्षीय स्थिति मतलब कोई यहाँ पे कोई एक बिंदु बिंदु P है, यहाँ पर तीव्रता निकालने के लिए कहा जाए तो फॉर्मूला याद करिए। सब पीछे करा चुका हूँ, ये सारी चीजें पीछे करा चुका हूँ पिछले चैप्टर में, ऐसा नहीं है नया बता रहा हूँ आपको, ये सब कराया जा चुका है। तो 1/4πε0 कितना हो जाएगा? P अपॉन में r क्यूब, इतना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इतना हो जाएगा। तो ये होता है प्यारे बच्चों निरक्षीय में, ये होता है अक्षीय में। अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है, दिशा भी याद रखिए, दिशा भी याद रखिए। इन दोनों आवेशों के कारण जो परिणामी तीव्रता आती है, परिणामी तीव्रता, उसकी दिशा होती है बाहर की तरफ। किधर होती है? बाहर की तरफ। तो अक्षीय की दिशा किधर होती है? अक्षीय की दिशा किधर होती है? प्लस से बाहर की तरफ, प्लस से बाहर की तरफ। निरक्षीय में जो तीव्रता की दिशा होती है प्यारे बच्चों, वो इधर होती है, इधर होती है। परिणामी दिशा इधर होती है, परिणामी तीव्रता की दिशा E की जो डायरेक्शन है वो इधर होती है, इस ओर होती है।
प्लस के कारण तीव्रता ऊपर होती है, माइनस के कारण तीव्रता भीतर होती है। इन दोनों की जो परिणामी आती है वो इधर होती है, बीच में ई की वैल्यू। ये निरक्षीय का है, ये निरक्षीय का है। तो निरक्षीय में जो परिणामी तीव्रता आती है प्यारे बच्चों वो किधर होती है, प्लस से माइनस, ऐसे प्लस से माइनस, देखो प्लस से बाहर की तरफ और माइनस की ओर, यहाँ पॉइंट पर। नहीं समझ में आया? फिर से बता दूं, ये दो चीज फिर से बताऊं, फिर से बताता हूं, देखो फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखो, रिपीट कर रहा हूं बेटा। अब इसके बाद मुझसे उम्मीद मत रखना, रिपीट बहुत तेज करता हूं मैं। देखो यहाँ पे माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश। मैंने कहा कि इसके केंद्र से यहाँ पर अगर आपको कोई बिंदु, अक्ष पे कोई बिंदु, यहाँ पर तीव्रता निकालनी हो, दोनों आवेशों के कारण परिणामी तीव्रता निकालनी हो, फॉर्मूला ई बराबर 1/4πε0 2p अपॉन में r क्यूब हो जाएगा। यहाँ सेंटर से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी r है, सेंटर से द्विध्रुव का सेंटर से लेकर यहाँ तक के बीच का दूरी कितना है, r है। तो फिर केंद्र से लेके यहाँ तक का जो की दूरी r है, तो हम क्या करेंगे, r का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। और p क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। p क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इस द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, p बराबर q × 2l। ये पीछे पढ़ा चुका हूँ कि नहीं पढ़ा चुका हूँ? पढ़ा चुका हूँ ना? बताओ जल्दी से, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? निरक्षीय स्थिति में निकालूं माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश। मैंने कहा कि भैया, और अगर दिशा जानकारी चाहिए तो दिशा की जानकारी होती है बेटा बाहर की तरफ। ईद का परिमाण तो इतना होगा, परिमाण तो ऐसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे। दिशा कैसे निकालोगे, प्लस आवेश से बाहर की तरफ, ऐसे दिशा इधर होगी। अब चलिए इसका दिशा देखिए, अगर यहाँ पे ओ पॉइंट है, यहाँ पे किसी पॉइंट पर निकालना हो निरक्षीय स्थिति में, तो इसका दिशा होता है बेटा इस ओर होता है दिशा। निरक्षीय में दिशा इस ओर होता है, अक्षीय में दिशा इधर होता है। देख लो कायदे से दिशा। सब बच्चे देख लीजिए, फॉर्मूला क्या होगा इसका, 1/4πε0 p अपॉन में r क्यूब। निरक्षीय में मतलब इस पॉइंट पर अगर तीव्रता निकालते हो इस द्विध्रुव के कारण, अगर इस पॉइंट पर तीव्रता निकालते हो तो फॉर्मूला ये लगेगा, दिशा इधर होगी। अगर इस द्विध्रुव के कारण इस पॉइंट पर यानी अक्षीय बिंदु पर अगर तीव्रता निकालेंगे तो फॉर्मूला ये लगेगा, दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। तो अक्षीय और निरक्षीय समझ गए, अक्षीय निरक्षीय। मुझे पता है कुछ बच्चे नए होंगे, वो पहला चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, तो बेटा पढ़ क्यों नहीं रहे हो? पहला चैप्टर बिल्कुल छोड़ दोगे क्या? दीपशिखा तुम तो पुरानी हो बेटिया, तुम क्या नहीं पढ़ रहे हो? क्या हो गया? गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। कुछ बच्चे नए हैं, बाकी सारे बच्चे तो पुराने हैं। पूरा नया चैप्टर क्यों नहीं, पहला चैप्टर तो याद होगा। ये तो पहले चैप्टर में पढ़ाए थे, दोनों फॉर्मूला प्रूव किए थे, ये वाला फॉर्मूला प्रूव किए थे, वो वाला फॉर्मूला प्रूव किए थे। भूल गए क्या? भुल्ली महारानी आई हैं। रिवीजन ना करोगे ऐसे ही होगा, फिर रिवीजन ना करोगे ऐसे ही होगा। चलो आगे देखो, फिलहाल देखो आप यहाँ पे देखो ध्यान से क्या होगा भैया। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव का जो P का डायरेक्शन है इधर है। अच्छा, अगर P का डायरेक्शन इधर है, P का इस दिशा में अगर डायरेक्शन निकालूं, इस दिशा में घटक निकालूं तो कितना हो जाएगा? क्या आप जान पाते हैं? P का अगर मैं उस दिशा में घटक निकालूं तो, इस दिशा में घटक निकालो तो देखिए ऐसे निकलता है। मान लीजिए कोई हमारा क्या है, ये ए हमारा वेक्टर दिया हुआ है, ये वाला ए वेक्टर हमें दिया हुआ है। अगर मैं इसका थीटा कोण इसके साथ इधर बना हुआ है ना, इसके साथ अगर थीटा कोण बना हुआ है तो हम यहाँ पे एक्स और वाई अक्ष खींच लेते हैं। नहीं समझे? देखो फिर से समझो, देखो मान लो यहाँ पर कहीं पर ऐसे ए लिखा हो, ए वेक्टर ऐसे खिंचाओ, हम इसको दो घटकों में कैसे तोड़ते हैं? एक हम खींच लेंगे वाई अक्ष इसी बिंदु पर, एक खींच लेंगे एक्स अक्ष, दो अक्ष खींच लेंगे, एक एक्स अक्ष खींच लेंगे, एक वाई अक्ष खींच लेंगे। एक्स अक्ष के साथ अगर ये थीटा कोण बना रहा है तो इस ए का जो हिस्सा टूटेगा एक्स अक्ष में, वो टूटेगा ए कॉस थीटा, क्योंकि ए एक्स के साथ क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। वाई का जो ए हिस्सा टूटेगा वो टूटेगा ए साइन थीटा। तो ए दो हिस्सों में टूटा, एक टूटा ए कॉस थीटा, एक टूटा ए साइन थीटा। जिसके साथ थीटा कोण बनाएगा वो टूटेगा ए कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं बना रहा वो बनेगा ए साइन थीटा। अब जरा मुझे ये बताओ, अगर P इधर की तरफ है, इधर थीटा बन रहा है, P इधर की तरफ है, इधर थीटा बन रहा है, तो बताओ ये वाला घटक कौन सा हो जाएगा? ये वाला घटक P कॉस थीटा हो जाएगा। ऊपर वाला घटक कौन सा हो जाएगा? P साइन थीटा हो जाएगा। कि नहीं हो जाएगा? बताओ, कोई दिक्कत है? ये लड़का कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो आगे देखो, अगर इसी को मैं ऐसे बोलूं कि बेटा P जो है ना, P इस दिशा में है,
और इधर तरफ जो है थीटा कोण बन रहा है, बताओ इस दिशा में इसका क्या घटक होगा। और इसी का 90 डिग्री मैं इधर तरफ ऐसे बना देता हूँ, चलो इसका 90 डिग्री मैं इधर बना देता हूँ। अब बताओ इस दिशा में इसका घटक क्या टूटेगा और इस दिशा में घटक क्या टूटेगा पी का। पी ये है, पी ये वाला है, ये वाला पी है, बीच वाला पी है। अब इसको तोड़ो, इस दिशा के साथ थीटा कोण बना रहा है, जिसके साथ थीटा बना रहा है वो वाला घटक इसका क्या बन जाएगा, पी कॉस थीटा बन जाएगा। पी का ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा बेटा, पी कॉस थीटा हो जाएगा। और ये वाला हिस्सा पी का कितना हो जाएगा, ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, पी साइन थीटा हो जाएगा। बचा हुआ पी साइन हो जाता है। अगर जिसके साथ थीटा बना रहा है वो पी कॉस हो जाएगा, बाकी पी साइन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये है, जैसे यहाँ पे टूटा है वैसे ही नीचे अगर टूट जाए तो यहाँ पे अगर इसको पी बोल दो तो इसको पी बोल दो तो इसके साथ थीटा बना रहा है तो ये पी कॉस हो जाएगा, और इसके साथ कुछ नहीं बना रहा तो ये पी साइन हो जाएगा। लेकिन पी कॉस और पी साइन दोनों लंबवत होने चाहिए, 90 होने चाहिए। पी कॉस और पी साइन 90 होने चाहिए। यहाँ पे देखो पी कॉस पी साइन 90 है, पी कॉस पी साइन 90 है, हाँ तो यहाँ पे 90 है, पी कॉस पी साइन यहाँ पे 90 होना चाहिए। बीच में अगर पी है, इसी डायग्राम को ऐसे घुमा दियो और कुछ नहीं किया, इसी को ऐसे घुमा दियो, ठीक है, या ऐसे कर दियो और कुछ किए नहीं हो, यही दोनों एक ही चीज़ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर? चलो बेटा फिर देखो, अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इस चीज़ को। ये जो हमारा संधारित्र, इसको देख रहे हो ना, इसको ये क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव है। इस वैद्युत द्विध्रुव को हमने ऐसे घुमा दिया। कैसे कर दिया? घुमा के ऐसे कर दो, घुमा के ऐसे करो। ऐसे करोगे क्या हो जाएगा, इसको जब ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर ये हमारा चला जाएगा, ऊपर प्लस क्यू ऊपर चला जाएगा, प्लस क्यू ऊपर चला जाएगा। और इसको और घुमाएंगे तो इस वाले को घुमाओ, ये हमारा ऐसे नीचे आ जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस क्यू नीचे आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? अगर मैं इसको प्लस क्यू को ऊपर घुमा दूं तो माइनस क्यू इधर घूम के नीचे हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव है ना। अगर एक अकेला थोड़ी ना ऊपर जाएगा, दूसरा उसके साथ साथ नीचे आ जाएगा पूरा, या ऐसे घूमेगा साथ साथ, ऐसे घूमेगा। चलिए सर ठीक है सर। तो अगर इस दिशा में पी था इसका घटक, तो अब इस दिशा में इसका क्या हो जाएगा बेटा बताओ? इस दिशा में क्या हो जाएगा, संधारित्र के कारण, संधारित्र के कारण। अब यह संधारित्र बन गया, ये संधारित्र बन गया, संधारित्र रखा है, संधारित्र रखा है। अब इस संधारित्र का जो इस दिशा में घटक आएगा वो कितना आएगा, इस दिशा में घटक कितना हो जाएगा, इस दिशा में घटक कितना हो जाएगा बताओ? इस दिशा में पी था, जब ऐसे ऐसे रखा हुआ था तो पी घटक था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका पी था। अब इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, तो अब ये क्या बना लेगा, इस दिशा में संधारित्र का जो वैद्युत वाहक संधारित्र निकल रहा है बार बार, वैद्युत द्विध्रुव का इस दिशा में जो हमारा होगा, इस दिशा में जो वैद्युत द्विध्रुव का हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होगा पी, वो कितना हो जाएगा? इस दिशा में वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा? इधर पी था, जब ऐसे लेटा था पी था, तो इस दिशा में जब ऐसे हो गया तो पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा। चलिए सर समझ गए। अच्छा अगर इस दिशा में पी कॉस थीटा है तो ये तो हमारा अक्षीय स्थिति हो गया। अगर इस दिशा में हमारा अक्षीय स्थिति नहीं बन गया, ये हमारा देखिए इसी पॉइंट पर हमें निकालना है तीव्रता। संधारित्र ऐसे वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, द्विध्रुव के कारण अक्ष पर ये बिंदु नहीं पड़ गया, देखो द्विध्रुव के कारण अक्ष पे ये बिंदु नहीं पड़ गया, अक्ष पे नहीं पड़ गया, बताओ पड़ गया कि नहीं बिंदु पी? हाँ, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर मैं इस बिंदु पी पर अक्ष पर तीव्रता निकालूं, अक्ष पर तीव्रता निकालूं, तो द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर तीव्रता, अक्षीय स्थिति पर तीव्रता निकालिए, कितना आ जाएगा? अक्षीय स्थिति पर तीव्रता, अक्षीय स्थिति पर तीव्रता कितनी आ जाएगी बताइए? तीव्रता कितना आ जाएगा बताओगे आप? कितना हो जाएगा भैया? आ जाएगा ई अक्षीय, लिखते हैं ई अक्षीय, बोल देते हैं चलो ई अक्षीय, बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला भी आपको पीछे बताया हूँ, 2p/r³। लेकिन क्या यहाँ p लिख सकते हैं? क्या यहाँ p लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ p है ही नहीं है, यहाँ तो p cos थीटा है। इस लाइन में p नहीं था, इस लाइन में क्या था? p नहीं था, p cos थीटा था। तो p का एक घटक है p cos थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे p cos थीटा ऐसे करके बस, और इसमें कुछ नहीं करना है। p नहीं लिखना है, p cos थीटा लिखना है, क्योंकि इस दिशा में हमारा जो p का घटक टूटा है वो p cos थीटा टूटा है। चलिए सर इतना भी समझ गए। अच्छा अब निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालनी है, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। निरक्षीय में कैसे निकालेंगे सर? चलो मैं करके दिखाता हूँ, मान लीजिए द्विध्रुव रखा हुआ है, हमारा द्विध्रुव रखा हुआ है, अच्छा इसकी दिशा तो पहले जान लो, अक्षीय की दिशा तो जान लो, अक्षीय की दिशा बताओ। यहाँ पे P पर जो दिशा होगी, इस पॉइंट पर जो P पर दिशा होगी, इस द्विध्रुव के कारण, जब आप द्विध्रुव को ऐसे घुमा दिए थे, तो द्विध्रुव को घुमाने पर जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई अक्षीय की जो दिशा है वो किधर आएगी? बिंदु P पर। बाहर की तरफ आएगी कि अंदर की तरफ आएगी?
बाहर की तरफ दिशा आएगी कि अंदर की तरफ? कमेंट बॉक्स में बताइए, बाहर की तरफ आएगी दिशा कि अंदर की तरफ आएगी? बताओ, बाहर आएगी पक्का? भैया पीछे बताया हूं ना, देखो पीछे बताया हूं कि नहीं बताया? देखो पीछे बताया हूं। यहां पर अगर अक्षीय स्थिति में प्लस वाले आवेश से देखो बाहर की तरफ होती है तीव्रता, प्लस वाले आवेश से बाहर की तरफ तीव्रता होती है। निरक्षीय में देखो बताया हूं, निरक्षीय में कैसे होता है, निरक्षीय में तीव्रता देखो कैसे होती है, प्लस आवेश माइनस आवेश। यहां पर बिंदु पी की जो दिशा होती है वो इधर ही होती है, इधर होती है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं फिलहाल जल्दी जल्दी यहाँ पे दिशा का बात कर लेते हैं। दिशा यहाँ पे किधर हो जाएगा? दिशा हो जाएगा हमारा बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लें ई अक्षीय, ई अक्षीय चलिए लिख लेते हैं। ई अक्षीय का दिशा हमें पता चल गया, ई अक्षीय का दिशा में पता चल गया बाहर की तरफ। चलिए अब देख लेते हैं इसका डायग्राम वापस से बना करके। बिंदु P पर हमने लिखा, बिंदु P पर बनाया थीटा कोण, यहाँ पर O हो गया, माइनस Q इधर हो गया, प्लस Q इधर हो गया, आधी दूरी L, आधी दूरी L, आधी दूरी L, आधी दूरी L। चलिए सर, अब यहाँ पे बिंदु P पर अक्षीय की दिशा तो आपने बता दी। अक्षीय की दिशा किधर आई भैया? अक्षीय की दिशा इधर आई है, ई अक्षीय, ई अक्षीय इधर आई है। मान भी आपको पता चल गया, दिशा भी पता चल गया। अब है निरक्षीय की बारी। अब निरक्षीय पे रख के देखेंगे किधर होती है। अब इसको हम ऐसे की बजाय ऐसे घुमा दें। ऐसे घुमाए थे अभी, ऐसे घुमाए थे, अब ऐसे घुमा दें। क्यों घुमाए सर? क्योंकि आप जानते हैं इधर से जब देखा था आपने दिशा तो इधर आया था P का डायरेक्शन, P का इस दिशा में आपने डायरेक्शन देखा था, माइनस से प्लस P का डायरेक्शन आपने देखा था। P का आपने इधर घटक भी तोड़ा, इस दिशा में P का एक घटक तोड़ा, कितना टूटा? P cos थीटा टूटा। तो एक और घटक तो टूटेगा, साइन थीटा वाला घटक कहाँ चला गया? साइन थीटा वाला घटक कहाँ गया? तो भैया इसका एक और घटक टूटेगा, और दूसरा घटक कहाँ जाएगा? दूसरा घटक जाएगा ऐसे, देखो ऐसे जाएगा, इस वाले का लंबवत, इस वाले का लंबवत। लंबवत है ना जी, इसका लंबवत है कि नहीं है? लंबवत है ना, देखो इस वाले का 90 डिग्री ऐसे। ये कौन सा घटक होगा? ये होगा P साइन थीटा घटक होगा, ये होगा P साइन थीटा। P के ही दो घटक टूटे, एक P cos थीटा टूटा, एक P साइन थीटा टूटा। अब P साइन थीटा जिधर टूटा है उधर ही वैद्युत द्विध्रुव को घुमा दो वापस से, ऐसे इसी डायरेक्शन में से घुमा दो, ऐसे इसी डायरेक्शन में घुमाओ। घुमाओगे तो क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव को वापस से घुमा दो इस डायरेक्शन में, ऐसे करो, ऐसे घुमाओ। ये वाला आवेश कहाँ चला गया? माइनस क्यू आवेश घूम के, माइनस क्यू आवेश घूम के कहाँ चला गया? माइनस क्यू आवेश ऊपर चला गया। और ये जो प्लस क्यू आवेश था इसको ऐसे घुमाया ना, नीचे से देखो ऐसे पकड़ के ऐसे कर दिया, तो प्लस क्यू आवेश यहाँ आ जाएगा। प्लस क्यू आवेश कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो प्लस क्यू आवेश हमने यहाँ पे कर दिया, प्लस क्यू आवेश हमने यहाँ कर दिया, तो माइनस क्यू आवेश यहाँ आ गया और प्लस क्यू आवेश नीचे आ गया। तो इस तरीके से हमने किया, ध्यान दीजिए इसको। सर लिखा हुआ फिर से लिखना है प्लीज सर, प्लीज सर। चलो 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 देख लो बेटा, इसको देख लो, देख लो जल्दी देख लो, इसको देखो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो इसको, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट करो। बहुत सारे क्वेश्चन है, 2 घंटे क्लास है, फटाफट करो। पढ़ना बहुत है बेटा, 2 घंटे क्लास है, फटाफट करो। हो गया सबका? हो गया, हो गया। ध्यान से देखते जाओ, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान 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 ध्यान। समझ रहे हो क्या होता है? हाँ, मैं तो सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आपने आप मेरी एनर्जी देख रहे हो, मेरी एनर्जी में कुछ कमी महसूस हो रही है? मेरी एनर्जी में, मेरी ताकत में कमी महसूस हो रही है? अभी 2 घंटे की शाम को रिकॉर्डिंग भी है, उसको भी करना है मुझे। मेरी आज 6 घंटा सुबह से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तुमको क्या लगता है? तुमको क्या लगता है? हाँ? पढ़ाने से कभी सौरभ भैया पीछे हटे? देखो, अब देखो यहाँ पे, तो मैंने क्या कहा भैया, अक्षीय स्थिति में जब था ना तो तीव्रता की दिशा उधर थी, ई अक्षीय। अब इसको हमने ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो अब ये क्या बन गया? इस बिंदु पर, ये बिंदु है बिंदु P पर जहां पर मुझे निकालना है, और मेरा द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, तो ये द्विध्रुव का क्या निरक्ष नहीं हो गया? जरा मुझे बताओ, क्या ये द्विध्रुव का, ये द्विध्रुव है इसका, क्या ये पॉइंट निरक्ष नहीं हो गया? हो गया सर निरक्ष, हो गया सर निरक्ष। तो जरा बताओ पीछे मुड़ करके, जरा पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, क्या ये द्विध्रुव है इसका ये पॉइंट अगर निरक्ष है तो निरक्ष में तीव्रता किधर होता है? तीव्रता का दिशा बताइए, तीव्रता का दिशा बताइए, इधर की तरफ। तो उसमें भी वैसे ही होगा, उसमें भी वैसे ही देखें करें। चलिए, अगर ये द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव है, इसका ये पॉइंट निरक्ष बन रहा है, तो निरक्षीय तीव्रता की दिशा किधर होगी? निरक्षीय तीव्रता की दिशा किधर होगी? प्लस से बाहर की तरफ, प्लस से बाहर की तरफ। हम इसका यहाँ पे दिशा दिखा देते हैं, कुछ इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा निरक्षीय तीव्रता, ई निरक्षीय तीव्रता,
ई निरक्षीय तीव्रता का दिशा निकल के आ गया। तो निरक्षीय तीव्रता निकल गया, अक्षीय तीव्रता निकल गया, लेकिन निरक्षीय है कितना, निरक्षीय है कितना वो तो पता चले। निरक्षीय तीव्रता का फॉर्मूला बताइए कितना होता है। निरक्षीय तीव्रता का फॉर्मूला क्या आप सबको याद है कितना है? 1/4πε0, ठीक है। 2p नहीं होता, p अपॉन में r³ होता है, लेकिन यहाँ पे p/r³ में p नहीं लगेगा, p नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव को जब आपने ऐसे घुमाया था तो आपका द्विध्रुव आघूर्ण p नहीं है। अब आपका द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो गया है? द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो गया है? p sin थीटा हो गया है। तो द्विध्रुव आघूर्ण नया वाला p sin थीटा है, तो p sin थीटा लगाइएगा यहाँ पे। बस इतना ही है। समीकरण 2 ये वाले को बना दीजिए, समीकरण 1 इसको बना दीजिए, समीकरण 1 इसको बना दीजिए, इसको बना दीजिए। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। लिख लीजिए, लिख लीजिए। और फिर परिणामी तीव्रता उस बिंदु पर निकाल देते हैं। दो तीव्रताएं आ गई, अक्षीय आ गई, निरक्षीय आ गई। अब परिणामी निकाल देते हैं, परिणामी तीव्रता निकाल देते हैं, ठीक है। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता देखते हैं कैसे निकलती है। तो परिणामी तीव्रता ऐसे निकलती है प्यारे बच्चों, E बराबर, देखिए परिणामी तीव्रता कैसे निकलती है, अंडर रूट में E अक्षीय का स्क्वायर, E अक्षीय का स्क्वायर प्लस में E निरक्षीय का स्क्वायर, E निरक्षीय का स्क्वायर, E निरक्षीय का स्क्वायर, ऐसे निकलती है परिणामी तीव्रता। इस प्रकार से परिणामी तीव्रता निकलती है। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला आया कैसे? तो ये फॉर्मूला ऐसे आया, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि एक इंसान जा रहा है इधर की तरफ, मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है, और दूसरा वाला इंसान जा रहा है इधर की तरफ, किधर की तरफ जा रहा है? 3 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है। किस मीटर पर सेकंड की चाल से? इधर जा रहा हो 3 मीटर पर सेकंड की चाल से, 3 मीटर पर सेकंड की चाल से। ये 4 जा रहा है, ये 3 जा रहा है। बताइए इसका जो परिणामी निकल के आएगा वो किधर होगा? परिणामी किधर होगा भैया? परिणामी इसका ये होगा। और परिणामी निकालते कैसे हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर्ण निकालेंगे ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर्ण निकालते हैं। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा बताइए? कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर कितना है? 3। कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9 कितना हो गया? 25। 25 का रूट आया 5, 25 का रूट आया 5। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो हम इस तरीके से परिणामी निकाल लेते हैं अगर दो हमारे सदिश लंब होते हैं तब। यदि हमारे पास दो लंबवत सदिश है तो उनका परिणामी सदिश निकालते हैं कुछ इस प्रकार से। बात समझ में आया? दो लंब सदिश हैं तो उनका परिणामी सदिश हम इस तरीके से निकालते हैं। तो हमारे पास देखिए अक्षीय इधर था, अक्षीय इधर था बेटा, निरक्षीय इधर है। क्या ये दोनों लंब हैं? क्या ये दोनों लंब हैं? इनका फिर तो परिणामी निकल जाएगा बड़े आराम से। इनका परिणामी किधर होगा? इनका परिणामी बीच में होगा। सर इनका परिणामी बीच में कैसे होगा? आपने तो अभी ऐसे बताया था, आपने तो अभी ऐसे बताया था। पूछो पूछो कि सर एक इधर होता है, एक इधर होता है, तो इनका परिणामी ये निकलता है, ये कर्ण निकालते हैं। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि एक इधर है, एक इधर है, इनका परिणामी बीच में होगा। ऐसा सर कैसे? पूछो 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 यार, पूछो तो, चीज़ें पूछते हो तो मज़ा आता है। E1 इधर है, E2 इधर है, हम कह रहे हैं परिणामी बीच में होगा। कैसे सर? वास्तव में देखो कैसे होता है, ध्यान से सुनना। जब एक सदिश हमारा इस दिशा में होता है, मान लीजिए एक सदिश इस दिशा में हो, E1 मान लीजिए, और E2 इसके लंबवत हो, E2 इसके लंबवत हो इस दिशा में E2, तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अगर इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है, हम देख पा रहे हैं, तो हम इस वाले को उठा लाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे बिना हिलाए सदिशों को हम एक दूसरे पर खिसका सकते हैं। बिना दिशा बदले हम सदिश को एक दूसरे के ऊपर खिसका सकते हैं। तो E2 को हम ला करके यहाँ रख देंगे। तो हम E2 को ला के जब यहाँ रखेंगे, E2 का यहाँ पे रखेंगे, E2 हमारा कुछ इधर आ जाएगा, तो E1 ये हो गया, E2 ये हो गया। अब इनका परिणामी बताओ किधर जाएगा? E2 को हमने क्या किया? खसका के इधर ला दिया। तो क्या यहाँ अब E2 है? यहाँ E2 है, E2 खत्म, E2 चला गया, उधर से इधर चला गया, E2 सरक गया, यहाँ से यहाँ आ गया। अब इन दोनों का परिणामी बताइए, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, परिणामी किधर होगा भैया? इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, परिणामी किधर था? इधर था। इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, परिणामी किधर होना चाहिए? किधर होना चाहिए परिणामी भैया? इन दोनों को मिलाने वाली रेखा में होना चाहिए ना जी। इसको मिलाने वाली रेखा में, बिचवे में तो आएगा परिणामी, बिचवे में तो आएगा परिणामी, आएगा कि नहीं बीच में? बड़ा दिमाग में कोई भी वो ना रह जाए कि सर कैसे हुआ, क्यों हुआ। फिजिक्स बेसिक क्या है, फिजिक्स रीजनेबल है, समझा जा सकता है, याद करने वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। मुझे क्या लगा, आपको क्या लगता है मुझे फॉर्मूले याद रहते हैं? मुझे डेरिवेशन याद रहते हैं? मुझे कुछ नहीं याद है। मैं एट टाइम जो है दिखा देता हूँ, मैं एट टाइम सॉल्व कर लेता हूँ।
अभी जाकर के देखिएगा यूट्यूब पे मेरी अंकित सर के बीच में, मैं अंकित सर के कई सारे क्वेश्चन ऐसे देख के हल कर दिया, मैथ का देख के ही आपके भाई ने हल कर दिया। मैथ आती है यार, तुम लोग को क्या लगता है? तो करेले का जूस हाँ एक आध दो बार पिया हमने भी, अंकित सर ने भी पिया, लेकिन अंकित सर को फिजिक्स आती है। ठीक है, जाके देखिएगा, जरूर मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे E1 E2 जो है हम लोगों ने किया, E1 E2 मैंने कहा कि भैया इन दोनों का परिणामी किधर होगा, बीच में होगा परिणामी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो सर इस दोनों का परिणामी मान लो कि E1 इधर है, अक्षीय इधर है, अक्षीय इधर है, निरक्षीय इधर है, अक्षीय और निरक्षीय एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इनका जो परिणामी आएगा, परिणामी इधर आएगा। और परिणामी निकालते कैसे हैं, आपने फॉर्मूला देख लिया। परिणामी हम लोग निकालते कैसे हैं, कण को निकालते कैसे हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट लगा देते हैं। मतलब इस वाले का स्क्वायर करेंगे, अक्षीय का स्क्वायर कर लें, निरक्षीय का स्क्वायर कर लें, अक्षीय का स्क्वायर कर लें, निरक्षीय का स्क्वायर कर लें, रूट लगा दें, आ जाएगा मेरा परिणामी। परिणामी तीव्रता आ जाएगी। चलिए सर यही फॉर्मूला लगाते हैं, परिणामी तीव्रता निकाल देते हैं। तो मैंने यही तो किया, ई बराबर अंडर रूट में देखो अक्षीय का स्क्वायर प्लस निरक्षीय का स्क्वायर। अक्षीय का स्क्वायर हमें रखना है, वैल्यू रखिए फटाफट, जल्दी जल्दी रखिए वैल्यू, सॉल्व कर लीजिए। अक्षीय का कितना आया था 1/4πε0 2p अपॉन में 2p क्या था कॉस थीटा था अपॉन में r क्यूब था। यही है ना, देख लो, यही है ना, देख लो सौरभ सर झूठ तो नहीं बोल रहे। 2p कॉस थीटा अपॉन में r क्यूब, यही तो निकाल के लाए थे, यही निकाल के लाए थे भैया। ठीक है सर, तो देखिए यहाँ पे 2p कॉस थीटा अपॉन में r क्यूब प्लस में यहाँ पे निरक्षीय कितना लाए हो 1/4πε0 p साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा r क्यूब, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। तो हमारे पास दो फंक्शन हो गए, दो फंक्शन हो गए हमारे पास, दो फंक्शन हो गए हमारे पास। चलो अब इसका स्क्वायर करके जोड़ना है। कैसे जोड़ें सर, बहुत कठिन सा लग रहा है। कठिन वठिन कुछ नहीं है। देखो जब स्क्वायर हो रहा होता है ना दो चीज़ों का, तो वो बाहर आ जाते हैं सट सटा के। इसमें देखो 1/4πε0 1/4πε0, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, कॉमन लेके बाहर कर दो, कॉमन लेके बाहर कर दो। तो क्या करोगे 1/4πε0 को रूट से सीधा बाहर फेंक दो, और कुछ बाहर आएगा जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में और क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों फंक्शनों में और क्या कॉमन है, p कॉमन है दोनों पास है, p कॉमन है दोनों के पास है, p को भी बाहर फेंको। r क्यूब नीचे कॉमन है दोनों के पास है, r क्यूब को भी बाहर फेंको, रूट से पूरा बाहर फेंक दो, रूट से पूरा बाहर फेंक दो, p अपॉन r क्यूब को बाहर फेंक दो। जो चीज़ दोनों में कॉमन दिख जाए उसका स्क्वायर कर रहे हो, रूट कर रहे हो, तो जो चीज़ कॉमन दिख जाए दोनों में उसको कॉमन करके बाहर फेंक दो, कुछ मत करो, स्क्वायर रूट कुछ मत करो, सीधा बाहर फेंको कॉमन लेके। 1/4πε0 पीस के पास, पीस के पास साइन थीटा कॉस थीटा है, उसको तो कॉमन आएगा नहीं, आर क्यूब दोनों के पास है, हम सीधा बाहर करेंगे उसको। अंदर क्या बचेगा, अंदर ऊपर क्या बचेगा 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब तो बाहर हो गया, 2 cos थीटा बचा उसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 cos थीटा बचा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में बनेगा 2 cos थीटा और उसका हो गया स्क्वायर, प्लस में इसका क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो साइन थीटा बचेगा क्योंकि 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब, यहाँ भी था, मैंने उसको बाहर कर दिया, मैंने कहा कि तुम बाहर हो जाओ। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ क्या बचेगा, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या बचेगा, मुझे क्या पता यार, कुछ तुम लोग मेरी हेल्प ही नहीं कर रहे। तो कॉमन ले सकते हैं, हाँ कॉमन ले सकते हैं, साइन बचेगा, वेरी गुड बेटा, हर्षिता बिल्कुल सही बता रही हो, सोनम बिल्कुल सही बता रहे हो, आयान बिल्कुल सही। हाँ तो बताओगे तभी ना, बताओगे तभी ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा साइन थीटा और साइन थीटा का हम कर देंगे स्क्वायर। चलो भैया 1/4πε0 p अपॉन में आर क्यूब, और यहाँ पे ना 2 cos थीटा का स्क्वायर कर देंगे, 2 cos थीटा का स्क्वायर करोगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। चलिए और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 1/4πε0 p अपॉन में आर क्यूब, और ये क्या बन जाएगा अंडर रूट में 4 cos स्क्वायर थीटा को तोड़िए, क्या कितना तोड़िए, ऐसे तोड़िए 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, ऐसे तोड़िए प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। बताइए क्या हम 4 cos स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा, मिल के वापस 4 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। हमने तोड़ दिया ना 4 cos स्क्वायर थीटा, हमारा मन हमारी मर्जी। ठीक है चलो आगे देखो, cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलके क्या बन जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अक्षय तो बता रहे हैं बिल्कुल सही, दीपा भी बता रही हैं बिल्कुल सही, आशीष भी बता रहे हैं, भाई काफ़ी सही बता रहे हो यार तुम लोग। ये तो 1 होता है, बच्चा जानता है। तो 1/4πε0 क्या बचा, 1/4πε0 p बचा, आर क्यूब बचा नीचे, अंडर रूट में क्या बचा 3 cos स्क्वायर थीटा बचा, 3 cos स्क्वायर थीटा बचा, प्लस में क्या बचा इन दोनों का मिला के 1 हो गया।
यही आता है बेटा किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है। डायग्राम आप ये वाला बना लेना, डायग्राम आप ये वाला बना लेना, ये वाला आप बना लेना। ई की वैल्यू ये हो गई, ई की वैल्यू ये हो गई। आप चाहो तो इसके साथ थीटा कोण लेकर के tan थीटा एंगल, लेकिन कोई ज़रूरत है नहीं, इतना कर लेना फिलहाल काफ़ी है। यहाँ पे चाहो तो थीटा tan थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। परिणामी जो सदिश बन रहा है, परिणामी सदिश है, उसका तीव्रता का डायरेक्शन tan थीटा का वैल्यू भी यहाँ पे निकाला जा सकता है। लेकिन परिणामी सदिश का दिशा जो है हमें निकालने का अक्षीय के साथ कोई ज़रूरत खास पड़ता नहीं है। इसका जो है ज़रूरत कभी कभी पड़ जाता है, आ जाता है एग्जाम में, यहाँ तक आपका प्रूविंग करने के लिए आ जाएगा। वैसे कभी आया नहीं है, ये कभी आपकी परीक्षा में पूछा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो मैंने कहा करा देते हैं। आपका हो सकता है कि शौक हो आपको निकालने का, तो आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं इसको देख करके। बाकी ये कभी आया नहीं है परीक्षा में, ठीक है, तो परेशान होने की बात नहीं है। लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसे सारे कराए जाएंगे जो आपके आ सकते हैं परीक्षा में, ये भी आ सकता है, ठीक है, तो छूटने नहीं पाएगा कुछ भी। चलो हो गया सबका, ये सबका हो गया। आया कौन सा है सर? सर आया कौन सा है? फिर मैं बता दे रहा हूं ना आया कौन सा है। आप इसके बाद अगला जो मैं लिखने वाला हूं उसे आप अपने से करोगे और उसे बताओगे आया हुआ। क्लास में आप इसे होमवर्क में करोगे, होमवर्क में देखो इसे आप करोगे। कौन सा है होमवर्क? वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता, अक्षीय स्थिति में तीव्रता, ये पूछा एग्जाम में आपसे, इसे आप निकालो। अक्षीय स्थिति में तीव्रता, इस फॉर्मूले को आप प्रूव करके लाओगे। बताओ, इस फॉर्मूले को प्रूव करके लाओगे, ठीक है, अक्षीय स्थिति में तीव्रता का फॉर्मूला निकाल के दिखाओगे। अच्छा क्या ये बताओ, इस फॉर्मूले से क्या अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकल सकती है? इस फॉर्मूले से क्या अक्षीय में निकाल के दिखाएं? फॉर्मूला देखो क्या है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। अंडर रूट में कितना दिया हुआ है? अंडर रूट में दिया हुआ है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1, ये दिया हुआ है। अब इससे मैं अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला निकाल के दिखाऊं, अक्षीय स्थिति की तीव्रता का फॉर्मूला निकाल के दिखाऊं। अक्षीय स्थिति जब होगी ना प्यारे बच्चों, जब भी अक्षीय स्थिति होगी, मतलब अगर आप कहीं पर यहां पर तीव्रता निकालना चाहते हैं, इस बिंदु P पर, अगर आप वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है और इस बिंदु पर तीव्रता निकालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे थीटा कोण कितना लेंगे? थीटा कोण कितना लेंगे? फिर थीटा कोण घटते घटते, थीटा कोणवा आपका घटते 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 कितना हो जाएगा? कितना होता है बताइए? 0। क्या बात है, अक्षीय स्थिति में थीटा कोण 0 हो जाएगा। वाह 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 वाह। माने अगर यहाँ पे ऐसे है, थीटा कोण अगर इसको घटते 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 नीचे कर दिया जाए, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमारा अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता है वो 0 हो जाएगा। तो थीटा जो है 0 हो जाएगा अगर आप अक्षीय निकाल रहे हैं। अगर आप निरक्षीय निकाल रहे हैं तो थीटा कितना आएगा? निरक्षीय निकाल रहे हैं तो थीटा 90 हो जाएगा। तो याद रखिए, अक्षीय में थीटा कितना होता है? 0, निरक्षीय में थीटा 90। तो यहाँ पे रख दीजिए, अक्षीय निकाल रहे हैं तो थीटा को 0 रखिए। जरा 0 डिग्री थीटा यहाँ पे रख के देखिए कितना हो जाएगा। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर क्यूब, कितना हो गया? फॉर्मूला में रख के देखिए, कॉस 0 का स्क्वायर, कॉस 0 का स्क्वायर कितना होता है? कॉस 0 का मान कितना होता है? कॉस 0 का मान 1 होता है। आप नहीं जानते तो जान जाइए, कॉस 0 का मान यहाँ 1 हो जाएगा। 3 इंटू में कॉस 0 का मान 1 होता है, थीटा की जगह जैसे ही 0 रखिएगा, कॉस 0 का स्क्वायर, कॉस 0 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस में 1 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 प्लस 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? अंदर आएगा 4, 3 1 जा 3 प्लस 1 अंदर आएगा 4 हमारे पास, और 4 का चूंकि रूट लगा है, 4 का रूट हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 4 का रूट? 4 का रूट आएगा 2, तो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा 2 से। अब यही 2 आगे आ गया तो क्या बन जाएगा? यही 2 आगे गुणा हो जाए p के साथ तो क्या बन जाएगा? ये क्या लिखा जाएगा बताइए? ऊपर ऊपर लिखा जाएगा 2p बटे में आर क्यूब। अक्षीय स्थिति में तीव्रता आ गई कि नहीं आई? आ गई कि नहीं आई? चलिए एक न्यूमेरिकल मैं करके दिखाता हूं आपको, इसी का एक न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं। एक न्यूमेरिकल करके दिखाएं इसका। अगर मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर अगर मैं आपसे बोल दूं कि भैया 2 × 10 की घाते -2, क्या निकालना है इसका? 2 × 10 की घाते -2, ये आ जाए आपका कितना आता है? कूलम मीटर, ठीक है,
कूलम मीटर इसका आ जाए हमारे पास, वैद्युत ध्रुवा गुण दिया हुआ है, पी का वैल्यू मुझे दिया हुआ है। चलिए प्रश्न में मुझे कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री दिया हुआ है, कॉस 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, कॉस 60 डिग्री दिया हुआ है, तो कॉस 60 डिग्री यहाँ पे रख दीजिएगा। थीटा का वैल्यू आप यहाँ पे 60 डिग्री बताइए, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री बताइए, चलिए रख के बताइएगा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री यहाँ पे रख के बताइए, कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू रख के बताइए। चलिए सर, अच्छा और आर का वैल्यू अगर मैं आपको दे दूं, आर का वैल्यू दे दूं 1 सेंटीमीटर, चलिए मैंने 1 सेंटीमीटर दे दिया आर का वैल्यू, ठीक है। अब आप वैल्यू रख करके सॉल्व करके बताइए, पी का मैंने मान आपको दे दिया, आर का वैल्यू दे दिया, थीटा का वैल्यू रख दिया, ये तीनों मानों को रख करके आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में सॉल्व करके बताओगे आप। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं, 9×10⁻9 होता है। पी का वैल्यू आपको बता दिया मैंने, आर का वैल्यू भी बता दिया, कॉस थीटा में थीटा क्या रखोगे वो भी बता दिया। रख करके सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। देखा जाए, ठीक है गौरव, दीपक, ठीक है दीपक, और फास्ट पढ़ाएं। अरे बेटवा कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा फिर क्या करोगे? क्लास ऐसी होनी चाहिए कि समझ सबको आए, ये नहीं कि क्लास में हम पढ़ा के निकल गए। फास्ट तो मैं इसको 1 सेकंड में प्रूव कर देता, जितना मैंने 50 मिनट लिया है ना, इसको 1 सेकंड में प्रूव करता हूँ मैं। फास्ट तो मैं इतना पढ़ा दूँ कि हवा भी ना लगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दूसरा, प्रश्न दूसरा, प्रश्न दूसरा, प्रश्न 2। अब प्रश्न 2 देखिए, प्रश्न 2 देखिए, ठीक है। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर, ऐसे लिखिए, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर, प्रश्न ऐसे लिखिए, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, कौन शोर मचा रहा है भाई? मुझे आवाज आ रही है पीछे तक। उभयनिष्ठ विभव, कौन शोर मचा रहा है क्लास में? मुझे आवाज आ रही है, मैं लिख रहा हूं फिर भी। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर, कोई तो शोर मचा रहा है क्लास में, कौन बच्चा है, नाम बताओ उसका। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव व ऊर्जा रास बताइए के सूत्र का निगमन कीजिए। चलिए भैया बताइए, इसको बताना है आपको, उत्तर बताना है। चलिए बताइए, उत्तर प्रूव करने हैं कुछ फॉर्मूले, बताइए जल्दी से। मुस्कान फिजिक्स 12 बजे तक रहेगा। फिजिक्स देखते हैं कब तक रहेगा मुस्कान, अभी तो पहले पढ़ते हैं, इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। आपका कलर कोडिंग है, कलर कोडिंग 2 मिनट का है, मुश्किल से 10 आधा घंटा और रुक जाओ, बस आधा घंटा रुक जाओ, रुक जाया करो यार, संडे है, पढ़ लो थोड़ा सा। घूमना रहता है संडे को, लेकिन ना हफ्ता भर में एक बार तो सर संडे आता है, आप उसमें भी पढ़ाते रहते हैं सर, हम घूमे कब सर? अभी देखना कमेंट बॉक्स में यही चलेगा कि सर हफ्ता भर पढ़ते रहते हैं, एक दिन संडे मिलता है सर, उसमें भी हमको घूमने नहीं देते सर। चलिए, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा रास के सूत्र का निगमन कीजिए। बेटा इतनी शिद्दत के साथ ना, अगर आप विद्याकुल के अलावा कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में होते ना, इतनी शिद्दत के साथ कोई ना होता कि तुम्हारे भविष्य के लिए सोच रहा होता। मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ, बच्चों के भविष्य के लिए सोचा जाए, ऐसा कोई और संस्था में मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई करेगा। जितना हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लगती है एक्स्ट्रा लगाते हैं, बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं, बस आपके लिए लगे रहते हैं, है ना। तो मैंने शुरू में ही, आप जब आए थे तो मैंने आपको कहा भी था, याद होगा आपको, कि भैया आप आ गए हो तो आप हमारी जिम्मेदारी हो, ठीक है। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव बताइए। उभयनिष्ठ विभव क्या होता है सर? कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो लिखिए, माना कोई दो संधारित्र, दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 व C2 कॉमा उन पर आवेश Q1 व Q2 हो तथा उनके विभव क्रमशः V1 व V2 हो, तब
देखिए क्या होगा, चीज़ों को समझिए। उभयनिष्ठ विभव क्या है हम समझेंगे, पहले पहले चीज़ों को समझेंगे, फॉर्मूला तभी प्रूव करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। सीधी सी बात है भाई। देखो क्या लिखा है, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा राशि के सूत्र का निगमन कीजिए। पहले तो हमने एक लिख लिया कि भैया दो संधारित्र है, इनकी अलग अलग धारिता C1 C2 हमें पता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इन पर आवेश Q1 और Q2 है, एक पर आवेश Q1 है, दूसरे पर आवेश Q2 है। इन पर विभव क्रमशः V1 और V2 है, मतलब एक का विभव V1 है, एक का विभव V2 है। बात समझ में आया, नहीं आया समझ? और फास्ट कमेंट DM लगा के, DM दम लगा के। कौन कह रहा है जी? दीपक गुप्ता को ब्लॉक करो। क्या कर रहे हो दीपक? ए दीपक क्या हो गया? दीपक बाबू परेशान मत हो। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम दीपक है, आपको पता है? मेरा एक दोस्त है, उसका नाम भी दीपक है। बहुत अच्छा लड़का है वो तो, लेकिन वो तो बहुत अच्छा लड़का है। वो तो बहुत मेहनत करके पढ़ाई करता है। वो तो इस समय B.Tech कर चुका है, उसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है, वो तैयारी भी कर रहा है, निकल ही जाएगी मुझे जहाँ तक लगता है। तो दीपक करेंगे ना यार कुछ अच्छा, ऐसे करोगे? हाँ दीपक मेहनत करना है, ठीक है। चलो दीपक अब नहीं करेगा शैतानी, दीपक अब मेहनत करेगा। चलो आगे देखते हैं। माना कोई दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 और C2 है। देखिए यहाँ पे दो संधारित्र है, हमारे पास एक संधारित्र है, मान लिया हमने एक संधारित्र है, और एक संधारित्र और है। दो संधारित्र हमने लिए हैं, एक ये संधारित्र है और एक ये संधारित्र है, दो संधारित्र है। अब इनकी साइज जरूरी नहीं है सेम हो। अब इसको मैं बड़ा छोटा ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको सेम साइज कर लूँ, मैं इसको बड़ा छोटा भी बना सकता हूँ। ठीक है, बड़ा छोटा भी बना सकता हूँ। बड़ा छोटा इसलिए बना सकता हूँ क्योंकि इसकी धारिता C1 हमने मानी है, मतलब इसमें C1 इसकी धारिता है, मतलब इसके आवेश धारण करने की क्षमता C1 है। ठीक है, इसकी धारिता C2 है, यानी इसमें आवेश धारण करने की क्षमता कितनी है? C2 है। अब भाई मान लो एक 2 लीटर का हो, एक 4 लीटर का बोतल हो, ऐसा तो हो सकता है ना। दो बोतल हमने रख लिया, एक 2 लीटर का बोतल, एक 4 लीटर का बोतल। जैसे मग्घा ले लेते हैं, एक मग हमारे पास ये वाला है, एक ये वाला है, तो एक छोटा एक बड़ा हो सकता है ना। इसमें धारण करने की क्षमता ज़्यादा है, इसमें धारण करने की क्षमता कम है ना। ये वही वाला है गिलास जो जूस वाला गिलास था सुबह वाली क्लास में, करेले का जूस वाला। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? करेला मैंगो, हाँ हाथवा में लग जाता है। चलिए आगे देखिए, C1 यहाँ पे है। अब इसको हमने आवेश दिया, जब हम इसको आवेश देंगे तो हम इसके अंदर मान लेते हैं कि Q1 आवेश है, और इस वाले के अंदर हम मान लेते हैं कि Q2 आवेश है। एक के अंदर Q1 आवेश है, एक के अंदर हमने मान लिया Q2 आवेश है, और Q1 आवेश को डालने पर इसका विभव भी तो कुछ हो जाएगा। Q1 आवेश को डालने पर इसका विभव हम मान लेते हैं कि V1 हो गया, इसका विभव हमने मान लिया V1, और इसके विभव को हमने मान लिया V2। एक के विभव को V2 मान लिया। आप नहीं समझे, ऐसे समझो ना बेटा, ऐसे समझो। मान लो एक बाल्टी है, बाल्टी कितने लीटर की है बेटा? 5 लीटर की बाल्टी है। मतलब अगर पानी यहां तक भरेंगे ना, पूरा यहां तक भरेंगे पूरा पानी, तो इसमें 5 लीटर पानी आएगा। ठीक है, इसकी धारण करने की क्षमता 5 लीटर है, लेकिन जब मैं इसमें पानी डालना चालू किया, पानी यहां तक भरा हुआ है, कितना पानी है? मैंने कहा 3 लीटर पानी भरा हुआ है, मतलब इसके अंदर आवेश कितना है? 3 लीटर, मतलब 3 आवेश है। और धारिता कितनी है इसकी? धारण करने की क्षमता कितनी है? 5 लीटर है। लेकिन इसके अंदर हमने आवेश कितना डाला है? सिर्फ 3 ही डाला है। 3 आवेश डालने पर इसका कुछ तल जमीन से कुछ तल बढ़ गया पानी का देखो, कुछ तल बढ़ गया। यहाँ से यहाँ तक तल कुछ अलग होगा। हमने कहा कि सर यहाँ से यहाँ तक जो जमीन से इसका तल बढ़ा है, उसको हमने कहा कि विभव है। जब हम पानी डालते हैं बाल्टी में तो उसका जमीन से तल बढ़ता जाता है। यानी संधारित्र को जब हम आवेश देते हैं, संधारित्र को आवेश डालते जाते हैं तो इसका विभव बढ़ता जाता है। आप कोई भी डब्बा ले लीजिए, उसमें पानी डालिएगा तो पानी का तल बढ़ता जाएगा। जितना पानी डालोगे पानी का तल बढ़ता जाएगा। एक यहाँ तक पानी का तल बढ़ सकता है, बस एक लिमिट है पानी के तल बढ़ने की। तो यहाँ से यहाँ तक अगर पानी के इसमें हमने Q आवेश डाला है, और Q आवेश के कारण इसमें विभव इसका V1 है, और इसके धारण करने की क्षमता पूरा का पूरा C1 है, हमने ये बोल दिया, तो हम सही तो बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? एक संधारित्र है जिसमें C1 इसकी धारण करने की क्षमता है, Q1 आवेश डालने पर इसका विभव इसका V1 है, इसमें Q2 आवेश डालने पर इसका विभव V2 है, जबकि इसके धारण करने की क्षमता C2 है। दो संधारित्र हैं हमारे पास। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो बता दो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो मुझे बता दे, किसी को एनी हाउ? नहीं है सर। दीपक सही है। दीपक को कोई दिक्कत? दीपक बाबू, गुस्सा, परेशानी, त्याग, ये सब चीज़ें क्लास के समय नहीं। क्लास में जब आओ तो बिल्कुल लाइट, सब कुछ त्याग करके।
आपको पता है मैं जब भी पढ़ने बैठता था, मैं लाइब्रेरी जब ज्वाइन किया था, तो लाइब्रेरी में पढ़ने बैठता था तो मैं 15-20 मिनट पहले मैं बाहर घूम लूँ और सारे जो थॉट हैं, आपको याद होगा जब आप पढ़ने बैठते हो तो दुनिया भर के थॉट आपको आते हैं। क्या आपको आते हैं? जब आप पढ़ने बैठते हो सारा थॉट आ जाता है दिमाग में अचानक से, यार मौसी यार ऐसे बोल दी थी, पापा ऐसे बोल दिए थे, मम्मी ऐसे बोलती रहती हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती, सारे थॉट आते रहते हैं। तो इसीलिए जब आप बाहर पढ़ने से 12 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले बाहर खड़े हो जाइए, कह लीजिए कि सारे थॉट यहीं निकल जा, पढ़ने बैठूं तो एक को ना आना। आज सब कुछ सोच लीजिए, सब रिकॉल कर लीजिए, जितना दिमाग में आ सकता है रिकॉल कर लीजिए, सब याद कर लीजिए, सारे थॉट जितने भी आ सकते हैं, पापा ऐसे बोले थे, मम्मी वैसे बोली थी, ऐसे था हुआ, ऐसे था, दोस्त ऐसे आया, सब कुछ सोच लीजिए 15 मिनट में। लेकिन जब पढ़ने बैठे ना तो कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ किताब, सारी चीज़ें, यही सही तरीका है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि भैया हमारे पास दो संधारित्र हैं, दोनों की धारिता आवेश सब पता है। अब इन संधारित्रों को अगर मैं किसी तार से जोड़ दूं, किसी तार की सहायता से अगर मैं ऐसे जोड़ दूं, ऐसे अगर मैं किसी तार की सहायता से जोड़ दूं, एक तार लिया हमने, दोनों संधारित्रों को जोड़ दिया, अब क्या होगा सर? दोनों संधारित्रों को जोड़ने के बाद आपको पता है जोड़ने के बाद क्या होगा? जब आप दोनों संधारित्रों को जोड़ दीजिएगा तो अगर दो बाल्टी अगर मैं रख लूं, दो बाल्टी अगर मैं रख लूं, आप बताओ क्या होगा? दो बाल्टी ले लूं, यहाँ पे पूरा पानी यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है, ये है बड़ी बाल्टी, ये है बड़ी बाल्टी, बड़ी बाल्टी। अब इसके बगल में एक छोटा बाल्टी रखा हुआ है, छोटा बाल्टी रखा हुआ है, इसमें पानी यहाँ तक है मात्र, यहाँ तक है मात्र। अब इसको मैंने जोड़ दिया, यहाँ से ऐसे जोड़ दिया पाइप से। अब बताओ क्या होगा? क्या बड़ी बाल्टी से पानी निकल के छोटी बाल्टी में जाने लगेगा? क्या बड़ी बाल्टी से पानी निकल के छोटी बाल्टी में जाने लगेगा? हाँ सर जाने लगेगा, क्यों नहीं जाएगा सर? यहाँ बड़ी बाल्टी में पानी भरा है, ये छोटी बाल्टी में तो इतना पानी भरा हुआ है बस, तो बड़ी बाल्टी से पानी निकलेगा, छोटी बाल्टी में जाने लगेगा। उसी तरीके से अगर आप कोई संधारित्र लेते हैं, यहाँ पे कोई संधारित्र है, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, तो जब आप इसको जोड़ोगे ना, जब आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे आवेश, यहाँ पे पानी जा रहा है, यहाँ पे कौन जाएगा? आवेश जाएगा, आवेश जाएगा। एक संधारित्र से दूसरे संधारित्र में तब तक जाता रहता है, तब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों संधारित्रों पे विभव समान ना हो जाए। क्या ना हो जाए? विभव समान ना हो जाए। जब विभव समान हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह रुक जाएगा, आवेश जाना बंद कर देंगे दोनों एक दूसरे से। आप कहोगे सर विभव समान, क्या इसमें भी वैसा ही होगा? बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसमें भी वैसा ही होगा। जैसे ही दोनों बाल्टियों का पानी का तल बराबर होगा, मतलब इसका पानी यहां तक खाली हो जाएगा, इसका पानी यहां तक भर जाएगा, देखो यहां तक भर जाएगा। जब दोनों का तल बराबर हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, तल जमीन से, ये जमीन है दोनों की, ये जमीन है, जमीन से जब दोनों की ऊंचाई बराबर हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक इसका पानी, यहां से लेकर यहां तक इसका पानी, तो यहां से पानी वहां जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। पानी फिर नहीं जाएगा इसमें से, फिर नहीं जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि पूरा खाली हो जाएगा ये पूरा और पानी इसमें से बहने लगेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मान लीजिए, ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, 5 लीटर पानी भरा हुआ है, 5 लीटर पानी भरा हुआ है, और ये छोटा सा है, ये छोटा सा है, इसमें कितना पानी भरा हुआ है? हमने कहा कि इसमें 3 लीटर पानी भरा है, 3 लीटर पानी भरा है, 3 लीटर। इसमें थोड़ा और कर देते हैं, खाली कर देते हैं, इसको थोड़ा खाली कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे इसमें 3 लीटर पानी भरा है, इसमें सिर्फ 3 लीटर पानी भरा है। अगर इसको जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? जोड़ दीजिएगा तो इसमें से पानी तब तक इसमें जाएगा, तब तक इसमें जाएगा जब तक कि इन दोनों का पानी का लेवल क्या ना हो जाए, लेवल क्या ना हो जाए, दोनों का पानी का लेवल जमीन से बराबर ना हो जाए। जब दोनों का पानी का लेवल जमीन से बराबर हो जाएगा ना, आप जोड़ के देखिएगा घर में, अगर जिन बच्चों के घर में 2-2 पानी की टंकी होगी, छत पे कहीं कहीं 2-2 पानी की टंकी होती है, तो जिनके घर में 2-2 पानी की टंकी होगी, 2-2 पानी की टंकी होगी, ऐसे ऐसे रखी रहती है ना पानी की टंकी छत में लोगों के, अगर पानी की टंकी 2-2 है, उसका अगर आपस में पाइप से ऐसे जुड़ी हुई है, तो देखिएगा दोनों पानी की टंकी का जो तल है ना, दोनों पानी की टंकी का जो तल है वो बराबर ही होगा, दोनों में बराबर बराबर पानी हमेशा भरा रहेगा, अगर दोनों का आपने नीचे से कनेक्शन कर रखा है हमेशा। अगर आप इसमें से पानी लीजिएगा, इसमें से पानी निकालते जाइए पीने के लिए, निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए, तो दोनों में साथ साथ पानी का लेवल घटेगा, दोनों में साथ साथ पानी का लेवल घटेगा। अगर इसमें इतना पानी है तो उसमें भी इतना ही पानी रहेगा, इसमें इतना पानी है तो इसमें इतना ही पानी रहेगा, दोनों का पानी का लेवल साथ साथ घटता जाएगा। हमेशा ये प्रोसेस होता है। अगर नीचे से दोनों ज्वाइन है तो, दोनों अगर टंकी ज्वाइन की हो तो, बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो विभव होता है, इसी प्रकार से जो हमारे चालक होते हैं ना प्यारे बच्चों, चालक, अगर आपने इसको तार से ज्वाइन कर दिया है तो आवेश एक चालक से दूसरे चालक में जाने लगेंगे।
कौन चालक से कौन चालक में जाएंगे भैया? जिसका उच्च विभव होगा, उच्च विभव जिसका होगा, उच्च विभव वाले से निम्न विभव वाले में जाने लगेंगे, निम्न विभव वाले में जाने लगेंगे। तो उच्च विभव वाले से निम्न विभव वाले में तब तक आवेश जाएगा जब तक कि दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। क्या ना हो जाए? विभव क्या ना हो जाए? बराबर ना हो जाए। जब विभव बराबर हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह क्या हो जाएगा? आवेश का प्रवाह क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। आवेश का प्रवाह रुक जाएगा, प्रवाह नहीं होगा फिर आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। ये लाइन लिखने जा रहा हूं मैं, इस लाइन को लिखते हैं पहले, इस लाइन को लिखते हैं तब इन्हें किसी चालक तार से जोड़ने पर, इन्हें किसी चालक तार से, लिखिए सब बच्चे कॉपी में, इन्हें किसी चालक तार से परस्पर जोड़ने पर आवेश का प्रवाह उच्च विभव, देखो यहां तक नोट करो, इन्हें किसी चालक तार से परस्पर जोड़ने पर आवेश का प्रवाह उच्च विभव, लिखो बेटा उच्च विभव, लिख लिए? लिखे कि नहीं लिखे? लिखो यार साथ साथ, नहीं लिखते हो तो मजा भी नहीं आता। फिर जब साथ साथ लिखते रहते हो तो लगता है कि हाँ भाई मैं भी मेहनत कर रहा हूं, तुम भी मेहनत करो, दोनों सफल हो रही है मेहनत। हो गया? एक का चाहिए छुट्टी, एक छुट्टी छुट्टी चिल्ला रहा है वहां पे, कौन है ये लड़का? चलिए हो गया। चलिए आगे देखते हैं। जब इन्हें किसी चालक तार से परस्पर जोड़ने पर आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, निम्न विभव की ओर, मतलब ऊंचे पानी के टंकी से नीचे पानी के टंकी तरफ, नीचे तल तक, उस निम्न विभव की ओर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाए, दोनों चालकों के विभव समान ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, दोनों के विभव समान ना हो जाए, अब दोनों का विभव समान होगा, यहाँ पे के अपने आप आ जाएगा, अभी लिख उठेगा, परेशान मत होना, के है ये, ठीक है, के अभी लिख उठेगा। तो क्या लिखा है? जब तक कि दोनों चालकों के विभव समान ना हो जाए। वो अभी जादू से गायब हुआ है, जादू से आ जाएगा, जादू करता रहता है ना, हमारा जो बोर्ड है ना वो थोड़ा जादूगर है, जादू इसके पास बहुत है, कहीं लिख दोगे गायब हो जाएगा, फिर लिख दोगे वहाँ पे तो डबल हो जाएगा वहाँ पे, अगर हम फिर लिख दिए ना तो डबल लिख उठेगा, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं वहाँ पे। देखिए यहाँ देखिए डबल लिख उठा है ना, वो अभी रा बनाए थे तो रा से डबल हो गया, फिर से दोबारा लिख गायब कर दिया, फिर हम लिखे तो डबल हो गया। आ जाए भाई जल्दी से, के नहीं आओगे? छोड़ो, अच्छा नहीं आओ, हम बाद में यहाँ बना दे रहे हैं, अभी आ जाएगा तो फिर पीटेंगे इसको, के विभव समान ना हो जाए। चलिए आगे देखिए, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा इसका अभी इसका V1 विभव था, इसका V2 विभव था जोड़ने से पहले, जोड़ने के बाद इसका विभव बदल गया, विभव इसका कुछ हो गया, इसका कुछ हो गया, इसका विभव V हो गया, जोड़ने के बाद इसका विभव V हो गया, इसका भी V हो गया, इसका भी V हो गया। जब चालक तार से जोड़ दोगे तो दोनों का विभव V हो जाएगा, जब चालक तार से जोड़ दोगे तो दोनों का विभव क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। इस प्रकार दोनों के विभव समान हो जाते हैं, जिसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इसे ही उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए उभयनिष्ठ विभव का, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं उभयनिष्ठ विभव का क्या होता है। अतः उभयनिष्ठ विभव का थोड़ा सूत्र जान लेते हैं, सूत्र। अतः उभयनिष्ठ विभव का सूत्र, उभयनिष्ठ विभव बराबर कितना हो जाएगा? उभयनिष्ठ विभव बराबर जब हम निकालेंगे ना तो उभयनिष्ठ विभव बराबर हम लिखेंगे कुल आवेश बटे में कुल धारिता,
कुल धारिता, कुल धारिता, कुल आवेश बटे में कुल धारिता, ये कर लेंगे। कुल आवेश बटे में कुल धारिता ये कर लेंगे। अब कहोगे सर कुल आवेश बटे कुल धारिता कितना हो जाएगा बताइए? कुल आवेश बटे कुल धारिता, भैया उभयनिष्ठ विभव को तो आपने V से प्रदर्शित करते हैं। किससे? V से प्रदर्शित करते हैं। दोनों पर इतना ही विभव आएगा, दोनों पर इतना ही विभव आएगा। कुल आवेश कितना है बताइए? कुल आवेश कितना हो जाएगा? एक पर आवेश है Q1, एक पर आवेश है Q2, एक पर आवेश है Q1, एक पर आवेश है Q2। कुल आवेश कितना हो जाएगा बताओ? Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। कुल धारिता कितनी हो जाएगी? एक पर धारिता है C1, एक पर धारिता है C2, तो कुल धारिता कितनी हो जाएगी? C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला। नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी से। सर डाउट है बेटा, कौन सा डाउट है? टारगेट, अच्छा एक इधर कह रहा था टारगेट की किताब ले, ब्रिलियंट की किताब ले। बेटा कोई भी किताब ले लो यार। देखो तुम्हें पहली बात किताब लेने की, मॉडल पेपर लेने की सब की जरूरत है नहीं, ठीक है, लेकिन अगर तुम लेना चाहते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपनी खुशी के लिए, तो ले लो, कोई भी ले लो। मैं ये थोड़ी कहता हूँ, मैं किसी को, कोई कंपनी मुझे पैसा थोड़ी दी है कि सर ये वाला बोल दीजिए आप। अगर मैं किसी का बोल दूंगा तो उसका प्रमोशन हो जाएगा। हाँ, मैं किसी का बोलना भी नहीं चाहता कि मैं प्रमोशन करूँ किसी का, मुझे ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। विद्याकुल अपना खुद का मॉडल पेपर निकालेगा, जिससे मैं मॉडल पेपर खुद निकालूंगा, और मेरे मॉडल पेपर में जितने भी आपके बिहार के मॉडल पेपर है ना, उन सारे क्वेश्चन एक साथ होंगे। मेरे मॉडल पेपर को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप ब्रिलियंट, आप टारगेट, आप कोनो भी किताब उठा लोगे, सारे मॉडल पेपर आपके हो जाएंगे। मैं एक ऐसा मॉडल पेपर बना रहा हूँ, ठीक है, तो परेशान होने की बात ही नहीं है। बना रहे हैं अपने मॉडल पेपर खुद, ठीक है, और वो सब यूट्यूब पे लाइव कराएंगे, यूट्यूब पर लाइव सॉल्व कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। खरीदना ही नहीं है तुमको, बेच थोड़ी रहा हूँ, तुम्हारे लिए खड़ा है तुम्हारा भाई। खुद कराएंगे, पूरा कराएंगे, फ्री कराएंगे, ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तुम्हारे लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन ला रहे हैं, परेशान ना हो। तुम्हारा भाई अभी है तो तुम्हें क्या ज़रूरत है कि मॉडल पेपर लेने की? दूसरी कंपनी के क्यों जाओगे? हाँ, जब हम लोग एक मेहनत हम लोग करेंगे ना, आपके लिए बढ़िया मॉडल पेपर लाएंगे, सारे मॉडल पेपर का एक सारांश निकाल करके सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन खुद कराएंगे, ठीक है? तो परेशान बिल्कुल नहीं होना यार, ठीक है? जब तुम्हारा भाई है तुम परेशान कैसे हो सकते हो? चलो आगे देखो। तो ये हो गया सब बच्चों का। मैंने क्या कहा समझ में आया? मैंने क्या कहा समझ में आया? से निम्न विभव की ओर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव समान ना हो जाए। इस प्रकार दोनों के विभव समान हो जाते हैं, जिसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। और इस उभयनिष्ठ विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला क्या होता है? कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश हमने कहा पहले का दूसरे का दोनों का आवेश जोड़ दो, पहले का दूसरे का दोनों धारिता जोड़ दो तो कुल धारिता आ जाएगी। तो भैया इतना कुल विभव उभयनिष्ठ विभव होता है, मतलब इतना ही विभव पहले वाले का भी हो गया, इतना ही विभव दूसरे वाले का भी हो गया, दोनों का विभव इतना ही पहले का उतना ही दूसरे का विभव हो गया, दोनों का विभव समान हो गया। सही है सर, दोनों का विभव समान हो गया, मतलब इसका भी विभव V हो गया, इसका भी विभव V हो गया, दोनों का विभव समान हो गया सर। हाँ सर, दोनों का विभव समान हो गया। इसमें अंदर आपने आवेश कितना डाला था? आपने आवेश डाला था Q1 शुरू में, इसमें आवेश कितना डाला था? Q2 डाला था शुरू में। तो क्या शुरू के आवेश सर अभी तक उतने ही बने रहेंगे? शुरू के आवेश सर अभी तक उतने ही बने रहेंगे? आप मुझे जरा बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या आवेश उतना ही बना रहेगा? भाई साहब, पानी की टंकी से पानी निकला, मैंने क्या कहा? यहाँ पे पहले पानी की टंकी में पूरा पानी यहाँ तक था 5 लीटर था। यहाँ पे मैंने कहा ना, पहले पानी की टंकी में कितना पानी था जी? 5 लीटर था, 5 लीटर पानी था। फिर इस वाली छोटी वाली टंकी में पानी जाने लग गया ना, नीचे से पानी जाने लग गया। क्या इसके पानी में कमी नहीं आई? क्या इसके पानी में कमी नहीं आई और इसके पानी में बढ़ोतरी नहीं हुई? इसमें कमी आई होगी पानी में, उसके पानी में बढ़ोतरी आई होगी, जहाँ से आवेश गया होगा, जहाँ से आवेश जहाँ पे गया होगा, एक से पानी में कमी आई होगी, एक में पानी में बढ़ोतरी हुई होगी। तो जिसमें पानी में कमी आई होगी उसका आवेश कम हुआ होगा। क्या Q1 बना रहेगा? शुरू में तो Q1 था ना, शुरू में आवेश Q1 था, लेकिन जब आपने इसको जोड़ दिया है दूसरे से, क्या अभी भी इसका Q1 बना रहेगा? तो पॉसिबल ही नहीं है। आवेश तो कुछ चला जाएगा ना उसमें से, उसमें उस टंकी को भी भर देगा, उस चालक को भी भर देगा। तो भैया अब तो Q1 नहीं है, हम इसको Q1 डैश बोल दें, इसको Q2 डैश बोल दें, Q2 डैश बोल दें। अगर ये इसका विभव ज़्यादा था, इसका विभव कम था, तो ज़्यादा वाले से आवेश कम वाले आवेश में तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाए। मतलब इसका उभयनिष्ठ विभव तो V हो जाएगा, इसका उभयनिष्ठ विभव V हो जाएगा, मतलब जोड़ने के बाद दोनों के विभव समान हो जाएंगे, लेकिन आवेश अब अलग अलग हो गए। इसका आवेश Q1 डैश हो गया, इसका आवेश Q2 डैश हो गया।
क्या इतनी सी बात समझ में आई? पानी का बंटवारा, इधर से पानी जा रहा है, इधर से पानी चला गया, 3 लीटर पानी था, मतलब मान लो 5 लीटर पानी था, 3 लीटर पानी था। भैया यहाँ से पानी कम होते होते यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे कुछ पानी कम होगा, 5 थोड़ी बना रहेगा। मतलब Q1 अगर पहले आवेश था तो Q1 डैश हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। इसमें अगर पानी जितना था, मान लो इसमें 3 लीटर था, तो इसमें 4 लीटर हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा पानी और बढ़ेगा, इसमें कम होगा, इसमें बढ़ेगा। तो इसका क्या Q2 पहले इसमें आवेश था, अब क्या इसका आवेश बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, यही तरवश तो आया है, यही तरवश चल के तो आया है, यहाँ पे आवेश बढ़ जाएगा। विभव इसका V हो गया, इसका भी विभव V हो गया। अब आवेश बहना बंद हो जाएगा। इस स्थिति में आवेश यहाँ से यहाँ तक बहना बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों के विभव समान हो गए, और जब समान विभव हो गया तो आवेश बहना रुक जाएगा। दोनों आवेश बहना एक दूसरे से रोक देंगे, आवेश का बहाव रुक जाएगा, आवेश का बहाव रुक जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आवेश का बहाव तो रुक जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर आवेशों के पुनर्वितरण से, यहाँ पे लिखिएगा आवेशों के पुनर्वितरण से, पुनर्वितरण मतलब समझते हैं, एक से आवेश कम हुआ तो हम इसको Q1 डैश बोल देते हैं, इसको Q2 डैश बोल देते हैं। अब इसका आवेश Q1 डैश हो गया, दूसरे वाले का Q2 डैश हो गया, इसको बीच में जोड़े होना तार से, तो हम इसे जोड़ देते हैं। पुनर्वितरण से चालकों में आवेश कितना हो गया? पहले में आवेश कितना हो जाएगा? एक में आवेश Q1 डैश व Q2 डैश हो जाता है, Q2 डैश हो जाता है। ये याद रखिए, इस चीज़ को याद रखिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। एक में आवेश की कमी होगी, दूसरे में आवेश का वृद्धि होगा। बात समझ में आ रहा है? एक में आवेश का कमी, दूसरे में आवेश का वृद्धि होगा। ठीक है, एक में जिसका विभव उच्च होगा उसमें से आवेश निकल के दूसरे वाले में तब तक जाएंगे जब तक कि दोनों के विभव बराबर नहीं हो जाए। विभव बराबर हो गया तो हम इसको उभयनिष्ठ विभव V बोलेंगे, और तब आवेशों का जो बहाव है एक से दूसरे की तरफ वो रुक जाएगा, बहाव रुक जाएगा। लेकिन एक में कमी हुआ है ना तो Q1 से Q1 डैश हो गया, एक में वृद्धि हुआ है ना तो Q2 से Q2 डैश हो गया, दोनों में बदलाव हुआ है आवेशों का। इसी आवेशों के बदलाव को हम कहते हैं पुनर्वितरण। आवेशों के बदलाव को हम क्या कहते हैं? पुनर्वितरण कहते हैं, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इट इज कॉल्ड द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ चार्ज। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ चार्ज, Q1 डैश और Q2 डैश। अब देखिए यहाँ पे Q1 डैश कितना हो जाएगा? इस प्रकार हमारे पास जो Q1 डैश है ना, ये आएगा कितना सर? ये आएगा कितना बेटवा? इसका जो धारिता है वो कितना था? धारिता थोड़ी ना बदल जाएगा। अच्छा ये बताओ, क्या धारिता बदल जाएगा? बल्टी का ये 5 लीटर का बल्टी था, तो क्या इसकी बल्टी का साइज बढ़ जाएगा क्या? अगर नीचे से पानी जोड़ दीजिएगा, क्या बल्टी का साइज बड़ा हो जाएगा? बल्टी बड़ी हो जाएगी क्या? धारिता बढ़ेगा कहीं? चालक का धारिता बढ़ सकता है? धारिता बढ़ सकता है चालक का? क्या ये डिब्बा बड़ा हो जाएगा अपने आप? जादू है क्या ये? धारिता कभी नहीं बदलेगा, इन सब में इसकी धारिता नहीं बदलेगी, धारण करने की क्षमता नहीं चेंज हो सकती। इट कैन नॉट बी चेंज। याद रखिएगा, हमने इसको जोड़ दिया, कुछ भी कर दोगे, लेकिन इसकी धारिता थोड़ी बदलाव होगी, इसमें C1 ही रहेगी, इसकी धारिता C2 ही रहेगी। विभव का बदलाव हुआ, ज्यादा विभव वाले में से कम विभव की तरफ आवेश भी बहा, लेकिन धारिता में चेंज नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Q1 डैश बराबर कितना हो जाएगा? इसकी धारिता थी C1, आपको पता है ना C बराबर होता है Q/V, तो Q बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा? C × V आएगा कि नहीं आएगा? तो Q1 डैश बराबर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? C1 होगा, इंटू में V हो जाएगा। समीकरण 1 बना दीजिए। अब Q2 डैश निकालिएगा तो Q2 डैश कितना आ जाएगा? Q2 डैश कितना आ जाएगा? दूसरे वाले पर कितना आवेश हो जाएगा? दूसरे वाले पर आवेश कितना हो जाएगा? पुनर्वितरण के बाद आवेश एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो दूसरे वाले पर आवेश कितना हो जाएगा? Q2 डैश बराबर हो जाएगा C2 × V। बताइए, दूसरे वाले पर आवेश कितना हो जाएगा? C2 × V हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जोड़ने के बाद दूसरे वाले पर आवेश C2 × V हो जाएगा, क्योंकि उसका भी विभव V हो गया है ना जोड़ने के बाद। इस पर संधारित्र की धारिता तो बदली नहीं है, C2 ही है, तो Q बराबर C × V होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बना Q2 डैश बराबर C2 × V। अब इन दोनों समीकरण को भाग कर दो, समीकरण 1 और 2 को भाग कर दो। समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, दोनों को भाग करो, कितना हो जाएगा? Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश बराबर कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड करके देखिए, C1V अपॉन में C2V, C1V अपॉन में C2V, V से V निपट गया, कितना आया? आया आपका Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश बराबर आया C1 अपॉन में C2। आवेशों का जो बंटवारा होगा वो उनके धारिताओं के अनुपात में होगा। आवेशों का जो बंटवारा हुआ उनकी धारिताओं के अनुपात में हुआ। क्या बात है?
इससे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, मान लीजिए एक संधारित्र की धारिता है 3 माइक्रोफैरेड, दूसरे संधारित्र की धारिता है 4 माइक्रोफैरेड। नीट में बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा इससे, नीट में बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा एक की संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरेड, दूसरे की संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैरेड। अब आप बताइए जरा, आवेशों का जब पुनर्वितरण हो गया, जब इनको जोड़ दोगे आप, तो बताइए जरा इसमें कितना आवेश आएगा, इसके आवेशों का अनुपात, इसके आवेशों का अनुपात कितना हो जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद, चालक से जोड़ने के बाद उनके आवेशों का अनुपात बताइए। तो आवेशों का अनुपात कितना हो जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, नीचे उसका 4 हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाएगा भैया, अरे काटेंगे क्या है, 3:4। धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है आवेशों का अनुपात। क्या बात है, मजा आया कि नहीं आया? बतिया लो, पहले बतिया लो। नीट में ऐसा कंसेप्ट पूछेगा आपसे, हमेशा नीट में ऐसे अंदर अंदर के क्वेश्चन पूछ लेता है, भयंकर भयंकर से। नीट में बच्चे की समझ जो है, वो समझ जो है सोचता है कि समझ देखते हैं बच्चा कितना समझ पाता है चीज़ों को, यही सवाल रहता है, यही सब कुछ रहता है। बस आपके नीट में क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, समझ आपकी, कि आप समझ पा रहे हो चीज़ों को, लगा पा रहे हो वैल्यू रख करके। देखिए एक से आवेश निकल के दूसरे में गया, एक में कितना बचा, दूसरे में कितना बचा, जोड़ने के बाद पूछेगा आपसे। जोड़ने के बाद, आवेशों के पुनर्वितरण होने के बाद आवेश कितना बचा, तो आवेशों का अनुपात जो है पुनर्वितरण होने के बाद आवेशों का अनुपात कितना होगा, उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। मतलब उनकी धारिता अगर 3 है, एक की धारिता 4 है, तो धारिताओं के अनुपात जो भी होगा उसी के अनुपात में आवेशों का पुनर्वितरण होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट, यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं। आप इसका न्यूमेरिकल भी एक लगा, यही लगा रहे कर डाले हो, यही लगा रहे, आपने इसका न्यूमेरिकल भी कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस प्रकार आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण 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 धारिताओं के अनुपात में होता है। पुनर्वितरण उनके चालकों की धारिताओं के अनुपात में होता है, धारिताओं के अनुपात में होता है, धारिताओं के अनुपात में होता है, अनुपात में होता है, होता है। बात खत्म भैया, ये बात हम समझ गए कि आवेशों का जो पुनर्वितरण होगा उनके धारिताओं के अनुपात में बराबर होगा। सब बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर बारिश हो रहा है, तो भीग कह रहे हो, अंदर आके पढ़ाई करो शांति से। यहाँ खड़े खड़े पैर दर्द होने लगा, कई घंटा सुबह से खड़े हैं। हाय, लेकिन सौरभ भैया हार नहीं मान रहे, तुम्हारे लिए बारिश हो रहा है, छुट्टी चाहिए। कलर कोडिंग चाहिए, कलर कोडिंग चाहिए। अरे ऊर्जा रास तो पहले बताने दो, अभी तो ऊर्जा रास नहीं बताया, ऊर्जा रास बताने दो, ऊर्जा रास बताने दो, फिर छुट्टी ले लेना यार, 2 घंटे क्लास है, बिना मतलब यहाँ छुट्टी नहीं मिलेगी। इस प्रकार आवेशों पुनर्वितरण उनके चालकों की धारिताओं के अनुपात में होता है। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए, ठीक है सर, समझ गए। तो ये हो गया हमारा। अगला देखते हैं ऊर्जा रास। अब हेडिंग डालिए ऊर्जा रास। अब ऊर्जा रास देखते हैं। ऊर्जा रास, ऊर्जा रास मतलब ऊर्जा की हानि, एनर्जी लॉस कहते हैं इसे। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस क्या होता है इसको समझो पहले, क्या है ये एनर्जी लॉस। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो इसकी धारिता, ध्यान से सुनना बेटा, ये चालक है, चालक की धारिता C1 है, इसको Q1 आवेश दिया गया, इससे इसका विभव V1 हो जाए, तो बताओ इसका ऊर्जा कितना होगा, इसका ऊर्जा कितना होगा। स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितना हो जाएगा? फॉर्मूला याद है आप सबको? CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला याद है? अंकित सर ने आज इसे बताया था, अंकित सर ने बताया, सही है सर, अंकित सर को आता था ये फॉर्मूला, अंकित सर ने बिल्कुल सही बताया है, जाके देखिएगा। अंकित सर को भी फॉर्मूला आता था, हाफ CV स्क्वायर ऊर्जा का फॉर्मूला। बैक करना है, बैक हो गया, लो बैक हो गया। इस प्रकार आवेशों का पुनर्वितरण उनके चालकों की धारिताओं के अनुपात में होता है। ठीक है, इसको देखो, इसको देखो। आवेशों के पुनर्वितरण से चालकों में आवेश Q1 डैश और Q2 डैश हो जाता है। इस प्रकार Q1 डैश बराबर C1V हो गया, इसका C1V हो गया, क्योंकि इसका देखो इसका विभव V हो गया ना, जब इसका बटा तो इसका V1 विभव नहीं रहा। क्यों? क्योंकि भैया जब आवेश एक से दूसरे में चला जाएगा तो इन दोनों का तल बराबर हो जाएगा, पानी का तल बराबर हो जाएगा। तब तक पानी का तल बराबर होगा जब तक, मतलब विभव तब तक इनका जब सेम हो जाएगा दोनों का, तो यहाँ से आवेश का बहना रुक जाएगा। लेकिन कुछ तो निकल गया ना,
तो पहले Q1 आवेश रहा होगा, तो अब कुछ तो निकल गया इसमें से, तो अब इसका Q1 डैश बचा। अब इसका Q2 डैश हो गया, पहले Q2 रहा, अब इसका Q2 डैश हो गया, मतलब इसमें से निकल के इसमें आवेश आ गया, तो इसमें आवेश बढ़ गया। तो Q2 डैश कितना हुआ, Q1 डैश कितना हुआ, हमने कहा कि Q1 डैश बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर होता है C इंटू वी, इसी फॉर्मूले से C बराबर Q अपॉन वी से Q बराबर C इंटू वी। मैंने कहा कि C1 बराबर C1 इंटू वी हो जाएगा, Q1 डैश बराबर C1 इंटू वी हो जाएगा, C1 वी का मल्टीप्लाई कर दिया। Q2 डैश बराबर कितना हो जाएगा, मतलब अब आवेश इसमें कितना बचा, अब इसमें आवेश बचा Q1 डैश Q2 डैश बराबर C2 इसकी धारिता है, धारिता थोड़ी बदलेगी, धारिता तब भी नहीं बदलेगी, पानी की टंकी का साइज बदल जाएगा क्या, नीचे से पानी की टंकी जोड़ दोगे, पानी की टंकी बड़ी हो जाएगी क्या, कभी नहीं बदलेगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पे इसका तो आवेश Q2 डैश बराबर कितना हो गया, C2 इंटू में भी, ये हो गया। चलिए सर सही है। अब एनर्जी लॉस आपको जानना है, फॉर्मूला तो आपको मैंने बता दिया, फॉर्मूला बता दिया। जब फॉर्मूला बता दिया महाराज, तो जरा बताइए कि जब जोड़े नहीं थे, जोड़ने से पूर्व, पहले लिखो जोड़ने से पूर्व ऊर्जा, जोड़ने से पूर्व दोनों की ऊर्जा, जोड़ने से पूर्व दोनों की ऊर्जा का योग, दोनों की ऊर्जा का योग, दोनों की ऊर्जा। अच्छा कहोगे सर ये ऊर्जा रास एनर्जी लॉस हो कहाँ रही है, एनर्जी लॉस आखिरकार हो कहाँ रही है, ऊर्जा की हानि हो कहाँ रही है। बेटा मैं बताता हूँ कहाँ हो रही है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, पहले तो जान लो ऊर्जा हानि हो कहाँ रही है। ऊर्जा की हानि हो कहाँ रही है, जब आपने इस चालक तार को जोड़ा था ना, आवेश का एक जगह से दूसरे जगह होने लगा, जब जाने लग गया आवेश, तो यहाँ पे क्या प्रतिरोध नहीं होगा। एक बात बताओ, जब आवेश प्रवाहित होंगे तो धारा बहेगी, आवेशों के प्रवाह से धारा बहेगी, तो जिस भी चालक तार से जोड़ोगे उसका खुद का प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध रोकने की कोशिश करेगा, आवेशों को बहने देगा क्या, आवेशों को बहने देगा क्या, नहीं बहने देगा, जिसके कारण से क्या होगा, चालक तार गर्म हो जाएगा, चालक तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो चालक तार का कुछ ऊर्जा जो है, मतलब यहां से कुछ ऊर्जा जो है यहाँ पे प्रतिरोध के विरुद्ध बर्बाद हो जाती है, प्रतिरोध के विरुद्ध बर्बाद हो जाती है, जो जहाँ चालक का खुद का प्रतिरोध होता है ना तरवा का, उसके विरुद्ध बर्बाद हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे जो चालक का तार जो है वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वैद्युत ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा में हानि हो जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा में ह्रास हो जाती है, गर्म हो जाता है ना तार, तरवा यहाँ पे गर्म हो जाता है। जब यहाँ से आवेश प्रवाहित होने लगते हैं, एक से दूसरे में जाने लगते हैं, तो हमारा जो तरवा है वो हीट कर जाता है, गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है। तो वैद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में, हीट एनर्जी में लॉस होने लगती है, लॉस होने लगती है। तो जोड़ने से पहले जो इनका ऊर्जा रहा होगा, जोड़ने के बाद उतना ऊर्जा नहीं रह पाता, जोड़ने के पहले जितना इनका ऊर्जा रहा होगा, जोड़ने से पहले मान लो कि इनका चालक का ये दो चालक थे, इसकी धारिता थी C1, इसका विभव था V1 और इसका जो आवेश था Q1 था, इसी प्रकार से ये भी था, इसकी धारिता थी C2, विभव था V2 और आवेश था Q2। जोड़ने से पहले तो ये थे, जोड़ने से पूर्व दोनों की ऊर्जा अगर मैं अलग अलग निकालूं, पहले वाले की ऊर्जा बताओ कितना हो जाएगा, हाफ लिखोगे, C1 लिखोगे, V1 लिखोगे, V1 का स्क्वायर कर दोगे, पहले वाले की ऊर्जा इतनी हो गई। वाह, दूसरे वाले की ऊर्जा निकालो, U2 बराबर निकालो, हाफ हो गया, C2 हो गया और इसका विभव कितना हो गया, V2 का स्क्वायर हो गया। पहले की ऊर्जा ये हो गई, अब इनका योग बताओ। अतः योग बताओ, योग पूर्व ऊर्जा का योग, दोनों का योग करो, योग करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिखना पूर्व, जोड़ने से पूर्व ऐसे लिख देना, पूर्व ऊर्जा। पूर्व ऊर्जा कितनी थी, दोनों को जोड़ो, U1 और U2 दोनों को जोड़ दो। जोड़ने से पहले जब इनको तार से नहीं जोड़ा था, जब इनको आपस में तार से नहीं जोड़ा था, इनको किसी तार से नहीं जोड़ा था, जोड़ने से पहले इनका अलग अलग जब थे, तो अलग अलग इनकी ऊर्जा कितनी हुआ करती थी, इनकी ऊर्जा कितनी हुआ करती थी। मैंने कहा कि एक की ऊर्जा ये लिखोगे, दूसरे की ऊर्जा ये लिखोगे, तो बताओ इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा, हाफ में C2 V2 का स्क्वायर। ये हो गया जोड़ने से पूर्व ऊर्जा, ये पूर्व लिख लीजिए यहाँ। अब जोड़ने के बाद इनका ऊर्जा कितना हो गया, जब जोड़ दोगे इतना हो गया सबका, बताओ ऊर्जा लास्ट में इतना लिखे कापी में, ऊर्जा लास्ट में क्या इतना कापी में लिख लिए, नहीं लिखे हो तो लिखो, राधिका लिखो बेटवा, आशीष लिखो, जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं वो लिखो यार, जो नहीं पढ़ना चाह रहे हो छुट्टी ले लो, घर जाओ बैठो आराम से यार, क्या फायदा। जो बच्चे पढ़ रहे सिर्फ उन्हीं के लिए है क्लास, ठीक है। सुबह से पढ़ा कौन रहा है, सुबह से पढ़ा तो हम रहे ना, हाँ लगातार। तो U1 पूर्व बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर, ये हो गया, जोड़ने से पहले इतना था,
जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद, जोड़ने मतलब तार से जब दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे, जोड़ने के बाद ऊर्जा, जोड़ने के पश्चात पश्चात शेष ऊर्जा, शेष ऊर्जा, शेष ऊर्जा। अब बताओ ये बात बताओ, बताओ जरा ये बताओ, जोड़ने से पहले अलग अलग उनका ऊर्जा मान लेते हैं, इसका 3 जूल था, इसका 4 जूल था। जब जोड़ दोगे दोनों का तो कितना हो जाएगा, 4 और 3। जोड़ने से पहले जो है, मतलब जब तार से कनेक्ट नहीं किए थे तो 4 3 7 जूल ऊर्जा था। लेकिन जब तार से कनेक्ट कर दोगे, दोनों को तार से ऐसे जोड़ दोगे, दोनों संधारित्रों को, तो ऊर्जा क्या हो रहा है, जब आवेश एक से दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो आवेश जब एक दूसरे से एक से दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो ऊर्जा की हानि हो रही है। आपकी ऊर्जा जो है किस में बदल जा रही है, तार को गर्म करने में, हीट एनर्जी में लॉस हो रही है। तार बीच वाला जो जोड़े हुए, बीच वाला तार गर्म हो गया, तो आपका वैद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा में हानि हो रही है। ठीक है तो अब ये 7 नहीं रहेगा, हमेशा 7 से कम हो जाएगा। जोड़ने से पहले इसका ऊर्जा ज्यादा था, लेकिन जोड़ने के बाद इसका ऊर्जा हमेशा 7 से क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा जोड़ने के पश्चात शेष ऊर्जा, यानी अब जो बची हुई ऊर्जा होगी वो निकालेंगे। इसको हम निकालेंगे पश्चात, इसका लिखा था पूर्व ना, पहले जोड़ने से पूर्व ऊर्जा लिखा था। आप इसको चाहो तो U1 लिख सकते हो, अच्छा U1 और U2 तो इसको लिख लिए हो, तो इसको आप चाहो तो पूर्व की बजाय अगर आप पूर्व ही लिखना चाहते हो तो पूर्व ही लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ने से पूर्व ऊर्जा, इसको आप जोड़ने के पश्चात ऊर्जा भी लिख सकते हैं, पश्चात, जोड़ने के पश्चात। अगर आप चाहें तो यहाँ डबल डैश लगा सकते हैं, यहाँ सिंगल डैश लगा सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ सिंगल डैश लगा दीजिए और यहाँ डबल डैश लगा दीजिए। अगर आप पूर्व और पश्चात नहीं लिखना चाहते तो, पूर्व और पश्चात नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब ये है। मतलब आपको डिफरेंस दिखाना है, आप डिफरेंस कैसे भी दिखा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डैश लगा के डिफरेंस दिखाना चाहते हैं या पूर्व और पश्चात लिख के डिफरेंस दिखाना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। बताइए, जोड़ने के पश्चात जो है पहले वाले का ऊर्जा कितना हो जाएगा, पहले वाले का ऊर्जा U1 कितना हो जाएगा और U2 कितना हो जाएगा। जोड़ने के बाद जब जोड़ दिए हो दोनों को, मुन्ना ध्यान से देखना, जब दोनों को जोड़ दिए हो आप, जब दोनों को आपने जोड़ दिया ऐसे तार से, तो इसका जो ऊर्जा था, इसका ऊर्जा, उसका ऊर्जा कितना हो गया, याद है इसका जो विभव था वो V हो गया, इसका भी विभव V हो गया। इसका जो आवेश था वो Q1 डैश हो गया, इसका आवेश Q2 डैश हो गया, ये हो गया। जोड़ने के बाद इसका आवेश भी तो बटा कि नहीं बचा, आवेश भी का बट गया, आवेश भी बट गया, इसका Q1 डैश हो गया, इसका Q2 डैश हो गया। धारिता लेकिन इसकी C1 है, इसकी धारिता C2, धारिता में कोई बदलाव नहीं आया। जोड़ने के बाद भी इसकी धारिता उतनी ही है ना। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद इसका जो U1 है वो कितना हो जाएगा, U1 कितना हो जाएगा, हाफ में इसका बताइए C1 V का स्क्वायर, क्या लिखोगे C1 V का स्क्वायर, प्लस में इसका क्या लिखोगे, हाफ में U2 का क्या लिखोगे C2 V का स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर होता है ना, C2 V का स्क्वायर। क्योंकि विभव दोनों का जोड़ने के बाद समान हो गया है, जोड़ने के बाद दोनों का विभव समान हो गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे V का स्क्वायर, V का, यहाँ V1 V2 नहीं होगा जोड़ने के बाद, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, हाफ कॉमन आ जाएगा, दोनों साइड से हाफ कॉमन आ जाएगा, C1 प्लस C2 बीच में बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, V स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ हमने देखो दोनों का कॉमन कर लिया, बीच में C1 प्लस C2 बचा, V स्क्वायर भी हमने कॉमन कर लिया, लिख सकते हैं कि नहीं इनोसेंट बॉय। बेटो आप पढ़ लो, ये सब क्या मिलेगा, छुट्टी चाहिए, बस इसको घटा दें फिर छुट्टी ले लेना, इसको घटा दे छुट्टी ले लेना। उसमें भी 50 लोग फिर गरियाओगे कि सर वो रंग कोड नहीं पढ़ा है, रंग कोड नहीं पढ़ा है सर, रंग कोड चलो अगली बार पढ़ा देंगे, ठीक है, कलर कोडिंग अगली बार पढ़ा देंगे, छोटा सा टॉपिक है यार, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ठीक है। इसको लास्ट टॉपिक है, पढ़ लो छुट्टी, लास्ट टॉपिक है, पढ़ लो बेटा छुट्टी, बस अब पश्चात और पूर्व को घटा देंगे और कुछ नहीं करना है, इन दोनों को घटा देंगे, बस इन दोनों को रख के घटा देना है बस। इसको समीकरण नंबर, जो पूर्व में ऊर्जा थी, जो पूर्व में ऊर्जा थी, इसको समीकरण नंबर 1 बना लो, जो पश्चात में ऊर्जा आई है इसको समीकरण नंबर 2 बना लो। अब दोनों को घटा देना है बस। अब इसको नोट कर लो कॉपी में नोट करो, कॉपी में नोट करो। पूर्व में कितनी ऊर्जा थी ये आपने लिखा, पूर्व में कितनी ऊर्जा थी आप दोनों ने लिख लिया कि भैया पहले इसका धारिता थी C1 Q1 V1 थी, इसका धारिता C2 Q2 V2 था, जोड़ने से पहले ये था, जोड़ने के पहले दोनों का हमने ऊर्जा निकाला अलग अलग और दोनों ऊर्जाओं को जोड़ दिया। जोड़ने से पहले, तार जोड़ने से पहले, मतलब इनको तार जोड़ने से पहले इनकी ऊर्जा अलग अलग इतनी थी, मैंने दोनों को जोड़ दिया। और उसके बाद मैंने कहा ये जोड़ने के पश्चात ऊर्जा देखो, लिखो बेटा जल्दी से, लिखो जल्दी।
हो गया सर, हो गया। अब देखो लास्ट देख लो, बस लास्ट देख लो, ऊर्जा रास, ऊर्जा रास निकाल दे, खत्म। इस प्रकार ऊर्जा रास मतलब क्या होता है, ऊर्जा की हानि, ऊर्जा की हानि, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे ऊर्जा की हानि, मान लो जोड़ने से पहले दोनों की ऊर्जा थी 7 और जोड़ने के बाद दोनों की ऊर्जा हम कह रहे हैं 5 हो गई, तो ऊर्जा की हानि कितना हुआ। जोड़ने से पहले दोनों का कुल ऊर्जा था 7 जूल, जोड़ने के बाद दोनों का कुल ऊर्जा 5 हो गया, हानि 2 ही हुआ ना जी, 2 हुआ, 2 जूल का हानि हो गया। 2 जूल का हानि किस रूप में गया, जोड़ने के बाद जो तार जोड़े थे, जो तरवा जोड़े थे ना, अरे सॉरी इसको भी जोड़ दिया क्या, इसको नहीं जोड़ना है। जोड़ने से पहले दोनों का अलग अलग ऊर्जा मतलब 7 था, अलग अलग दोनों को जोड़ दिया तो दोनों का ऊर्जा 7 था। जब तार जोड़ दिया इनका तो दोनों का कुल ऊर्जा हमने देखा कि 5 आ गया। ऊर्जा की हानि, यहाँ पे जो तार जोड़े हो, इस तार को गर्म करने में आपकी ऊर्जा सारी व्यय हो गई, ऊर्जा खर्च हो गई, इसी को हम कहते हैं ऊर्जा हानि, ऊर्जा का लॉस होना, ऊर्जा का ह्रास होना। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, पश्चात कम है कि पश्चात ज्यादा है, पश्चात कम है कि पश्चात ज्यादा है, पूर्व ज्यादा थी कि पश्चात ज्यादा होगा, जोड़ने से पहले ज्यादा था कि जोड़ने के बाद ज्यादा है, किसमें से किसको घटाएंगे, 7 से 5 को घटाएंगे कि 5 से 7 को घटाएंगे, कौन वाला सही होगा, ए वाला कि बी वाला, किसमें से किसको घटाते हैं, ए वाला सही है भैया, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे, जोड़ने के पहले वाले में से पूर्व में जितनी ऊर्जा थी उसमें जोड़ने के बाद वाली ऊर्जा को घटाएंगे। तो काफी बच्चों में तो यही कंफ्यूजन रहता है किसमें से किसको घटाएं, भैया जो ज्यादा है उसमें से ना कम वाले को घटाओगे तो पता चलेगा कितना हानि हो गई, ऊर्जा हमारी कितनी हानि हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे, हम क्या करेंगे भैया, ऊर्जा रास जोड़ने से पूर्व जो ऊर्जा थी उसमें से घटाएंगे, किसको, पश्चात वाली ऊर्जा को घटा देंगे। भैया दोनों को घटा दो, पूर्व का ऊर्जा का फॉर्मूला कितना आया था, फॉर्मूला था हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस में हाफ C2 V2 का स्क्वायर, अरे बाप रे बड़ा कठिन फॉर्मूला था, पूर्व यही था फॉर्मूला, प्लस माइनस साइन लगाइए, जोड़ने के पश्चात फॉर्मूला कितना आया, याद है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला, हाफ C1 प्लस C2 ब्रैकेट में डाला V का स्क्वायर भी देखो दोनों का था, कॉमन आ गया बेटा, हमने इधर ले लिया कॉमन, 1/2 हमने उधर कर लिया, C1 प्लस C2 बीच में आ गए, डिब्बे में फंस गए बेचारे, तो ये हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर। अब इन सब में क्या हाफ कॉमन आ रहा है, सब में क्या हाफ कॉमन दिख रहा है, हाफ 1/2 क्या कॉमन दिख रहा है, कर दे 1/2 कॉमन, कर दे 1/2 कॉमन, सर 1/2 तो कॉमन ही कर दीजिए, छोड़िए सर 1/2 कॉमन ही कर दीजिए सर 1/2 कॉमन, C1 का लिखिए स्क्वायर, C1 V1 स्क्वायर प्लस में C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 तो हमने कॉमन कर लिया, इसका 1/2 तो हम खींच ले गए, तो बचा का C1 प्लस C2 बचा, C1 प्लस C2 बचा, C1 प्लस C2 बचा, और क्या बचा, V का स्क्वायर बचा, ब्रैकेट के अंदर डाल दो ऐसे। क्या इतनी बात समझ में आई सबको, क्या बहुत कठिन चीज़ मैंने लिख दी, क्या मैंने बहुत कठिन चीज़ लिख दी, अरे बताओ यार कठिन चीज़ है कि आसान है घटा ही तो रहे हैं यार, पहले वाली ऊर्जा देखो, पहले वाली ऊर्जा ये थी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, समीकरण 1 था, इसको समीकरण 2 बनाए थे, पश्चात वाली को मैंने कहा कि दोनों घटा डालो, पूर्व और पश्चात को आपस में रख के पता चल जाएगा कितनी ऊर्जा की हानि हुई है। अच्छा V का वैल्यू एक फरे तो पीछे V का एक फार्मूला पीछे पड़े हो, किस किस बच्चे को V का फार्मूला याद है, V का फार्मूला पढ़े कि भूल गए, उभयनिष्ठ विभव यार भूल गए, याद नहीं रहा, इतनी जल्दी भूलते हो V का फॉर्मूला, Q1 प्लस Q2 C1 प्लस C2, याद है कि भूल गए, नहीं याद, Q1 प्लस Q2 V1 प्लस V2, V का ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, देखो C1 V1 का स्क्वायर प्लस में C2 V2 का स्क्वायर माइनस में C1 प्लस में C2, और यहाँ पे जो है V की जगह पे एक फॉर्मूला रखोगे, V का फॉर्मूला क्या रखोगे, Q1 प्लस Q2 अपॉन में क्या है, V की जगह पे C1 प्लस C2, और चूंकि आपने V की जगह पे रखा है और V का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, आपने V की जगह फॉर्मूला रखा है Q1 प्लस Q2 C1 प्लस C2 पिछवा से ला के उभयनिष्ठ विभव का, तो इसका तो स्क्वायर है ना जी, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो सर ये तो बड़ा कठिन फॉर्मूला हो रहा है, धीरे धीरे ऊर्जा राशि को आप डेल्टा यू से शो करते हो, तो आप डेल्टा यू ऐसे दिखाते जाना, डेल्टा यू आप इधर तरफ ऐसे दिखाने जाना, डेल्टा यू बराबर इधर, नोट करो, इतना नोट करो फटाफट, जल्दी नोट करो, मैं खड़ा हूँ, आज इसको कंप्लीट करके तभी जाएंगे, कंप्लीट कर देंगे फिर चले जाएंगे, छुट्टी दे देंगे, पक्का दे देंगे, कंप्लीट करते ही छुट्टी, 5 मिनट दे दो कंप्लीट हो जाएगा, 5 मिनट,
5 मिनट है तुम्हारे पास, दे सकते हो पढ़ाई को 5 मिनट? हो गया हो गया हो गया हो गया, सबका हो गया यहाँ तक, सबका हो गया कॉपी में। चलो फिर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं Q1 की जगह क्या लिखा जाए। देखो Q1 की जगह क्या लिखा जाए, Q1 की जगह सर कुछ लिख सकते हैं, Q1 की जगह कुछ लिख सकते हैं। Q1 की जगह देखो मैंने कहीं लिखा था, मैंने Q1 की जगह कहीं लिखा था, ये देखो लिखा था Q1 की जगह। मैं अगर यहाँ पे चाहूँ Q1 की जगह लिखने के लिए, मान लो यहाँ पर संधारित्र में आवेश है मेरे पास। अब आप बताओ थोड़ा सा, अब आप बताओ, मेरे पास एक संधारित्र में Q आवेश डाला गया, इसकी धारिता C है और इसका विभव V है, तो C बराबर होता है ना Q अपॉन में V, ये आप जानते हैं फॉर्मूला। Q बराबर यहाँ से हो जाएगा C इंटू V। लेकिन अगर इसका आवेश Q1 होता, विभव V1 होता, धारिता C1 होता, तो यही फॉर्मूला क्या Q1 बराबर C1 V1 हो जाता। और अगर इसका धारिता C2 होता, विभव आवेश Q2 होता, विभव V2 होता, मुझे Q2 बराबर निकालना होता, तो मैं Q2 बराबर C2 इंटू V2 लिखता। क्या मैं ये लिखता? Q1 Q2 का क्या ये वैल्यू हो सकता है C1 V1 बराबर C1 V1, और Q2 का वैल्यू C2 V2 हो सकता है? जानी सी बात है, जानी सी बात है सर, कहोगे ही हो जाएगा, क्या दिक्कत है सर इसमें, है ना। तो फिर इस फॉर्मूले में जो Q1 और Q2 रखे हैं, इनको भी सर चेंज कर दें, कर दो बेटा। देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा U बराबर जो ऊर्जा रास आया है वो कितना आया है, 1/2, 1/2 लिखा, 1/2 लिखा, अंदर क्या बचा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस में C2 V2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस 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 साइन लगाया, C1 प्लस C2 लगाया, और यहाँ पे क्या करेंगे Q1 प्लस Q2, Q1 की जगह क्या रखें, Q1 की जगह देखो हमने क्या रखा, Q1 की जगह हमने देखो क्या रखा, हमने Q1 की जगह रखा C1 V1 प्लस में Q2 भी तो था यहाँ पे, Q2 भी था, हमने उसकी जगह रख दिया C2 V2, बटे में नीचे क्या रखा हुआ है C1 प्लस C2, ये तो रखा ही है, ये तो चेंज ही नहीं हुआ। Q1 प्लस Q2 की जगह हमने रखा C1 V1 C2 V2 बटे में C1 प्लस C2, तो ये बैठा ही हुआ है, शांति से प्यार से मोहब्बत से इसका स्क्वायर करना है, पूरे को ब्रैकेट में डाल देना है यहाँ पे रख करके। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रहा है बेटा? बहुत ही आसान है, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, कंफ्यूज नहीं होना, बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए और कंफ्यूज नहीं होइएगा, समझ रहे हैं बात को? स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए और कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखते रहिए, ध्यान से देखिए इस चीज को, जो नीचे C1 प्लस C2 और इसका होल स्क्वायर मार के बैठे हैं हम लोग, इसको होल स्क्वायर, अगर कहीं ऐसे हो P बटे Q ऐसे लिखा और इसका होल स्क्वायर हो, क्या हम इसको P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर भी कर सकते हैं? अलग अलग इसका ऊपर वाले का और नीचे वाले का स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर में है ना, कर दें, अलग अलग स्क्वायर तोड़ के लिख दें इसको। चलिए सर लिख देते हैं, तो पीछे से ही लिखना चालू करते हैं, यहाँ से लिखते हैं इसको ऐसे लिखते हैं, ऊपर C1 V1 प्लस C2 V2 और इसका कर देते हैं होल स्क्वायर, बटे में कर देते हैं C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर दें, दोनों का ऊपर नीचे स्क्वायर, ब्रैकेट बड़ा सा ऐसे लगा दो, इधर लिख दो C1 प्लस C2 ऐसे करके माइनस साइन C2 V2 स्क्वायर प्लस में C1 V1 स्क्वायर, ठीक है सर। अब ये एक C1 C2 ऊपर है और एक C1 C2, दो C1 C2 नीचे है, मतलब अगर x यहाँ पे है तो इनटू में 1/x स्क्वायर यहाँ है, ये x स्क्वायर हो गया ना जी, वही चीज है लेकिन स्क्वायर में, वही चीज है लेकिन यहाँ पे वही चीज है स्क्वायर में। x से ये x कट जाएगा तो एक x बचेगा तब भी ना, C1 प्लस C2 से एक C1 C2 कट जाएगा तो एक तो अभी भी बचेगा। आया थोड़ा सा, आया नहीं आया? कंफ्यूज भाई साहब, कैसे कंफ्यूज हो गए जी? यहाँ पे 2 C1 C2 था ना नीचवा, यहाँ पे देखो C1 प्लस C2 का स्क्वायर था, यहाँ C1 प्लस C2 था, एक कट गया, अभी भी एक बचेगा ना नीचे। हाँ आ गया, चलो देखो फिर अब आगे देखो, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस साइन, यहाँ पे क्या बना C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। बेटा इसको खोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से, a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो ना, a का स्क्वायर करो, यानी C1 V1 इसको ऐसे लिख दें C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, ऐसे करके लिख दें। खोल रहे हैं हम इसे, ठीक है, इसको हम खोल रहे हैं, देखो खोल रहे हैं, ए का स्क्वायर करो तो एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये लगा हुआ है, हम इसको खोल रहे हैं, तो ए का स्क्वायर यानी C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो गया, प्लस करो बी का स्क्वायर यानी इसका भी स्क्वायर यानी C2 का भी स्क्वायर V2 का भी स्क्वायर, ऐसे
प्लस में 2ab होगा, 2ab यानी कौन सा, C1V1 C2V2। ये होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा? इसको एक मिनट साफ करना, हाँ बताइए, ये होगा कि नहीं होगा? क्या C1 प्लस C2 CY A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस में 2AB ये हो गया कि नहीं हो गया? कठिन सा है, कठिन सा है। ऊपर देखो ये हो गया, ब्रैकेट में था, ब्रैकेट में से मार दो, स्क्वायर हमने किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो a ये हो गया b ये हो गया, दोनों का गुणा कर दिया, देखो कितना खतरनाक सा बन गया। निचवा क्या बनेगा, C1 प्लस C2 ऐसे बैठा हुआ है, C1 प्लस C2 ऐसे बैठा हुआ है। कहेगा हम अकेले क्या करें, ये लड़का कहेगा हम अकेले कर क्या रहे हैं नीचे, हमको भी तो कुछ करो। तो हम कहेंगे आ जाओ बाबू तुम भी। इतना नोट करो पहले, इतना पहले नोट करो, इतना नोट करो पहले, इतना नोट करो, जल्दी से नोट करो। हो गया सर, हो गया, हो गई, ये लगा रहा है हो गई हो गई, चलो हो गई। आगे देखो फिर C1 प्लस C2 जो भागे में इधर आके गुणा हो जाएगा। कभी आप ऐसे किए हो, कभी आपने ऐसे सॉल्व किया, जैसे क्वेश्चन ऐसे लिखा हो 1/2 1 माइनस 1/2, इसको सॉल्व किए हो कभी? कैसे सॉल्व होता है ये? नीचे इसके कुछ हो लेकिन इसके नीचे कुछ ना हो, तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, 2 1 जा 2 कर देते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, ये तो 1 ऐसे ही लिखा ही रहेगा, बटे में 2 ऐसे, इसका पूरे का नीचे का हर एक साथ लिख देते हैं। अगर आपसे कहे 3 माइनस 1/2 करिए, क्या करिएगा बताइए? 3 2 जा कर दीजिए 6, माइनस करिए 3 2 जा कर दीजिए 6, माइनस करिए 1 लगाइए, नीचे लगा दीजिए 2, 6 में से 1 गया, 5/2 हो जाएगा आंसर। क्या आप इसको सॉल्व कर लेते हैं? कर लेते हो ना? तो बिल्कुल क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ देखो एक पूरा फंक्शन दिया हुआ है, ये माइनस साइन, इधर पूरा एक फंक्शन ही ऊपर दिया हुआ है, निचवा ये दिया हुआ है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, बीच में माइनस लगाए, क्या हो पाएगा? क्या करें, एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम कैसे लेंगे बाबू, कैसे लोगे एलसीएम? इस पूरे फंक्शन को इससे गुणा कर दोगे, इसको उठा के लाओगे, इससे गुणा कर दोगे, पूरे का एलसीएम लेके C1 C2 मार दोगे नीचे। कहोगे सर मार देंगे, अब देखो मार दो ऐसे करके, डेल्टा यू लिखो एक साइड बराबर, इधर क्या करें, ब्रैकेट में डाल दें, पूरा ब्रैकेट डालो, बड़ा ब्रैकेट डालो, इस बार बड़ा ब्रैकेट डालो, बहुत दूर तक जाएंगे। क्या लिखेंगे? C1 C2 नीचे लिखेंगे, C1 C2, ये हो जाएगा C1 प्लस C2, डन है सर, पूरा एलसीएम मार दिया। अच्छा ये इसका गुणा हो जाएगा नीचे, इधर से आकर के ये इधर गुणा हो जाएगा, तो क्या लिखोगे फिर इधर? C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर लिखो जरा, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर एक तरफ, और ये गुणा हो गया किसके साथ? C1 प्लस C2 इधर आया, गुणा हो गया, C1 प्लस C2 आया, गुणा हो गया, माइनस साइन लगाया, माइनस साइन लगाया, और इसका आप देखो माइनस ब्रैकेट खोल दे, इसका माइनस ब्रैकेट खोले, जब माइनस बाहर होगा तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस इससे, सारे अंदर पद माइनस में हो जाएंगे। बाहर माइनस है ना जी, माइनस हो जाएगा सारा पद अंदर वाला, सारा पद अंदर वाला माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का C1V1 स्क्वायर प्लस में C2 सॉरी C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, सॉरी प्लस का है, माइनस हो जाएगा ना, ये भी माइनस हो जाएगा, ओह ये भी हो जाएगा माइनस में C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा 2C1V1 C2V2, 2AB हो गया। अंदर के सारे पद माइनस में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताइए? माइनस साइन बाहर बैठा है, एलसीएम सही है, कितना बड़ा है? बड़ा तो बहुत है, बड़ा बहुत है डेरिवेशन ऊर्जा रास का डेरिवेशन छोटा नहीं है, बड़ा है, ठीक है, लेकिन फर्जी है, गुणा भाग है, फर्जी में गुणा भाग कराते रहता है, और क्या, लंबा डेरिवेशन है, फर्जी में गुणा भाग करा रहा है, और इसमें कुछ है थोड़ी, देखो बस मैथमेटिकल है, पूरा गुणा भाग कर रहे हैं फर्जी में, इसको उधर गुणा कर रहे हैं, इसको उधर भाग कर रहे हैं, एक का स्क्वायर बी का स्क्वायर खुल रहा है, ए बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप सभी तो जानते हैं ना, बायो वाले बच्चे भी इतना जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, ये ब्रैकेट ऊपर खुल कर, यहाँ से यहाँ कट गया था ऊपर नीचे, एक यहाँ पे भी वही था, यहाँ पे भी वही था, एक कट गया, लेकिन एक तब भी बचेगा क्योंकि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर खुलेगा ना ऊपर नीचे। चलिए सर इतना जान गए, सर इतना जान गए। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या आप मल्टीप्लाई कर लेंगे C1 C2 का इससे? देखिए पहले C1 का दोनों से मल्टीप्लाई करिए, फिर C2 का दोनों से करिए,
भैया बड़ा लंबा हो जाएगा यहाँ पे, देखते जाइए कैसे होगा। मैं छोटा छोटा लिखूंगा ताकि आप आराम से देख पाओ, छोटा छोटा लिखूंगा आपको दिखेगा भी। पहले C1 का मल्टीप्लाई करो, C1 इससे मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर बन गया। फिर C1 का इससे करो, क्या बनेगा, प्लस में C1 C2 V2 का स्क्वायर, ये बनेगा। फिर C2 का इससे स्क्वायर करो, प्लस में क्या बनेगा, C1 C2 V1 का स्क्वायर। फिर ये इससे बनेगा गुणा होकर के, क्या बनेगा, प्लस में C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। बताओ क्या इससे गुणा होगा, C2 का स्क्वायर बन जाएगा। क्या मैंने सही किया, एक गलत किया है गुणा, क्या गुणा सही किया, एक गलत किया है। सर कह रहे हैं सर 1 बजे तक, नहीं बस यही लास्ट है, ये लास्ट है बेटा, बस जितना समय बचा है बस उसी में पढ़ लो थोड़ा सा, यही लास्ट है, ठीक है। माइनस साइन लगाइए, ये कितना हो जाएगा, C1 V1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर और -2 C1 C2 V1 V2 गुणा में था, हमने इसको C1 C2 V1 V2 कर दिया। अच्छा लग रहा है अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो आगे देखो, निचवा क्या लिखोगे भैया, C1 + C2, निचवा तो वही रहेगा। कुछ कटेगा यहाँ पे, कुछ कटता नजर आ रहा है, हमको तो आ रहा है, क्या आपको भी कटता नजर आ रहा है। एक पहले डोरा नाम का एक कार्टून आता था, जाके देखना डोरा द एक्सप्लोरर, सर्च करना यूट्यूब पे, डोरा द एक्सप्लोरर कार्टून आता था। उसमें कहता था, क्या मुझे तो बोर्ड में दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है, बोलो किसने देखा है डोरा द एक्सप्लोरर कार्टून, देखे हो, कार्टून नहीं देखे ना, मतलब मैं बचपन में ना, मेरे घर में टीवी तो नहीं थी, मैं चाचा के घर में जाता था देखने, चाचा के घर में टीवी देखने जाता था, तो वहाँ पे उनके घर में डिश लगी थी, तो वो देखने जाता था कार्टून, डोरा द एक्सप्लोरर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो कुछ कटता दिख रहा है, देखो यहाँ पे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर यहाँ पे है माइनस में है, देखो ये प्लस में है C1 V1 स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस में है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, तो ये प्लस वाला C1 V1 स्क्वायर माइनस वाले C1 V1 स्क्वायर से निपट जाएंगे। और देखिए प्लस में है C2 V2 स्क्वायर, माइनस में है C2 V2 स्क्वायर, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस में है माइनस में है, दोनों सेम चीज़ है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। क्या क्या बचा हमारे पास, क्या क्या शेष बचा, तो 1/2 बचा, और क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, देखिए यहाँ पे बचा C1 C2 V2 स्क्वायर, प्लस में यहाँ क्या बचा C1 C2 V1 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस बचा 2 C1 C2 V1 V2 बचा, निचवा क्या बचा, निचवा बचा C1 + C2 बचा। बताइए क्या इतना ही बचा, बताइए क्या इतना ही बचा। दिमाग की बत्ती सर, दही हो गया, दही कहाँ हो गया, अभी तो लस्सी बनेगी, लस्सी बनने वाली है, देखो लस्सी बनने वाली है, खत्म होने वाला है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे कॉमन आएगा, C1 C2 इसके पास भी है, C1 C2 इसके पास भी है, C1 C2 इसके पास भी है, सबका C1 C2 उठा लें ऊपर, C1 C2 सबका उठा लें बाहर। देखो 3 पद है हमारे पास, 3 पद शेष बचे हैं, बाकी सब कट गए हैं। मैंने कहा कि ये वाला बचा और ये वाला बचेगा, बाकी सब कट गया, और इन सब में C1 C2 कॉमन आ रहा है, तो C1 C2 सबका उठा लीजिए बाहर, उठा लेते हैं बाहर। यहाँ तक हो गया सबका, यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नोट करो फटाफट, C1 C2 उठाएं खटाक से, C1 C2 उठा लें खटाक से, हो गया। चलो फिर C1 C2 उठा लेते हैं, तो डेल्टा U बराबर आया हाफ में C1 C2 हमने बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर देखिए बचा V, यहाँ पे लिखिए, पहले इसको लिख लेते हैं आगे, क्योंकि प्लस में है तो हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। इसने इसको लिख लिया V1 का स्क्वायर, क्या लिखा, V1 का स्क्वायर लिखा, प्लस में दूसरा हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे देखिए बचा V2 का स्क्वायर, प्लस में V2 का स्क्वायर, माइनस में बना 2V1 V2 बचेगा, 2V1 V2 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो हाँ इसका C1 C2 हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या इसके पास 2V1 V2 बचेगा माइनस के साथ। यहाँ पे मैंने कहा कि V1 के स्क्वायर को आगे लिख लो, क्योंकि ये प्लस में है ना, V1 हमारा प्लस में है और V2 हमारा भी प्लस में है, तो प्लस में हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं ना, V1 के स्क्वायर को प्लस में V2 का स्क्वायर, ऐसे देखो, ऐसे V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2। क्या ये जाना फॉर्मूला लग रहा है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB माइनस 2AB, A माइनस B का होल स्क्वायर, जाना फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताइए। नीचे C1 + C2 इसको ऐसे बैठा रहने देते हैं, कहते बेटा तुम बैठे रहो ऐसे, C1 + C2 लिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ में लिख सकते हैं C1 C2, और निचवा यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको बाहर कर लो, कह दो आजा बेटा नीचे, क्या कर रहा है बाहर, बाहर आ जा,
C1 प्लस C2 ऐसे कर लो, और यहाँ पे ना इसको कह दो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस में 2V1 V2, ये हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? ये है ऊर्जा रास का फॉर्मूला, ऊर्जा रास का फॉर्मूला। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन, बस एक सिंगल क्वेश्चन देखो। एक हमारा चालक है, एक चालक है, इसकी धारिता हम दे रहे हैं आपको, इसकी धारिता मान लीजिए कि 3 माइक्रोफैरेड दी हुई है, और इसकी धारिता हम मान लेते हैं कि 4 माइक्रोफैरेड दी हुई है, 4 माइक्रोफैरेड दी हुई है। इसका वोल्टेज हम मान लेते हैं, प्यारे बच्चों कि 10 वोल्ट है, और इसका वोल्टेज हम मान लेते हैं कि 7 वोल्ट है, 7 वोल्ट है। आपने इन दोनों को जोड़ दिया एक चालक तार से जोड़ दिया। अब बताइए कि इसका ऊर्जा रास कितना होगा, डेल्टा यू कितना होगा, यहीं लगे हाथ निकाल के बताइए। एक को हमने 10 दिया है, एक को 7 वोल्ट दिया है, एक को 3 माइक्रोफैरेड है, एक को 4 माइक्रोफैरेड है। लगे हाथ निकाल के दिखाइए। देखिए 1/2 होगा, इंटू में C1 इंटू C2, यानी 3 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड का गुणा कर देंगे। C1 C2 4 3 कितना हो जाएगा, गुणा 12 हो जाएगा। निचवा देखिए कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2, यानी 4 और 3 जुड़ जाएंगे, 4 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड, 4 3 7 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 कितना दिया है, 10 दिया है, V2 कितना दिया है, 7 दिया है। 10 में से 7 को घटाइए, V1 में से V2 को घटाइए, V1 माइनस V2 घटाइए, 10 में से 7 को घटाइए, कितना हो गया, 3। V1 में से V2 घटाइए, 10 में से 7 को घटाइए, 3 आया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, सॉल्व करिए जरा। 2 से 6 कट गया, 2 6 जा 12, 6/7 आ गया, 6/7 गुणे में 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा, 9 6 जा 54, 945 ऐसे 54। हाँ, आगे देखिए, बटे में 7 आ गया कि नहीं, डिवाइड करके निकाल लो, 54/7 आ गया। एग्जाम को पूछा गया है, नहीं पूछा तो नहीं गया है, लेकिन आप करने को कर सकते हो, ठीक है। ऊर्जा रास के लिए इतना बड़ा डेरिवेशन पूछा तो नहीं गया है, लेकिन आप जानने के लिए इंपॉर्टेंट के तौर पे, भैया अगर कोई एक संधारित्र, देखो इसका उदाहरण भी मैंने आपको करा दिया। उदाहरण अगर न्यूमेरिकल भी आए तो न्यूमेरिकल देखो इस तरीके से पूछा जाएगा। एक का मुझे पता है C1 में, एक का धारिता पता है मुझे, दे दे 3 माइक्रोफैरेड, एक की धारिता 4 माइक्रोफैरेड, एक का वोल्टेज दे दे 10, एक का वोल्टेज दे दे 7। क्या है बताओ, कितना ऊर्जा का हानि होगा, अगर इनको तार से जोड़ेंगे, कितना ऊर्जा का हानि होगा, ऊर्जा रास कितना होगा, निकाल दोगे फॉर्मूला रख के। 1/2 C1 C2 का गुणा करोगे, पहले 3 और 4 का गुणा करोगे, 4 3 12 हो गया, फिर C1 प्लस C2 करोगे निचवा, यानी 10 और 7 C1 प्लस C2, अच्छा मतलब हाँ 4 3 जोड़ दोगे, इसका धारिता जोड़ दोगे, 4 3 7 हो गया। फिर इनका वोल्टेज घटाना है, V1 माइनस V2, यानी 10 और 7 घटाया 3, और 3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी 3 3 9 करना है। इस तरीके से सॉल्व कर लोगे ना, इतना जूल ऊर्जा आ जाएगा, इतने जूल ऊर्जा की हानि हो जाएगी जोड़ने के बाद। तो चलो भाई आज के लिए यहीं तक रखते हैं। हमने 2 चीज़ निकाल ली, ऊर्जा रास निकाल लिया, ऊर्जा रास की एक क्लास निकाल ली भैया, लंबा था ये। डेल्टा यू बराबर आया हमारे पास 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 कितना था, C1 प्लस C2 था, और यहाँ पे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आया। और एक हमारा आया था इसके पहले, विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता का फार्मूला आया था। कितना आया था तीव्रता का फार्मूला, 1/4πε0 P अपॉन में R3। हाँ, अंदर आया था रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1, यही था। गलत तो नहीं लिख दिया, एक मिनट देख लेते हैं, क्योंकि मुझे फार्मूला की प्रूविंग याद रहती है पूरी, लेकिन हाँ चलिए ठीक है। P अपॉन R3, P अपॉन में R3 है, P अपॉन में R3, ठीक है सर, ठीक है। तो ऊर्जा रास हमने लिख लिया, और ये हमने तीव्रता निकाल ली, 2 चीज़ें हमने निकाल ली। पूरा एक बार कॉपी में लिखना, रिवाइज करना टाइम पे, और जो डीपीपी दूंगा उसे सॉल्व कर लेना प्यारे बच्चों। और अगली क्लास जो होगी हमारी कल, आज तो लघु उत्तरीय की क्लास होगी, कल हम लोग बायो सेवर्ट नियम के बाद तार के निकट तीव्रता देखेंगे। तार के निकट, कल तो नॉर्मल क्लास चलेगी, तार के निकट तीव्रता हम लोग पढ़ाई करेंगे, तार के निकट तीव्रता जानेंगे कितनी तीव्रता होती है। अच्छा सर ठीक है। बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल, बहुत ही शानदार चैनल, बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ आज चैप्टर 2 का महामुकाबला मेरे और अंकित सर के बीच में हुआ था। जाके देखिएगा जरूर से, शेयर करिएगा सब दोस्तों साथियों को, मज़ा आ जाएगा आपको। अगला जो है हमारा, धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे ओंकार बैच के साथ। लव यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।